हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आहान के कहने पर मयूरी ने वो खूबसूरत रेड ड्रेस पहन ली थी। उसे देख आहान की आंखें उसी पर आकर रुक गईं। आहान उसके करीब जा रहा था, पर तभी दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। आहान ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, अब कौन आ गया इतनी रात में? इतना कहकर वो ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वो मयूरी की तरफ किस करने के लिए बढ़ ही रहा था कि तभी दोबारा आवाज़ आई, डैडी। ये आवाज़ सुन मयूरी तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगी, पर तभी आहान ने मयूरी से कहा, मयूरी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मयूरी ने कहा, पर परी बाहर खड़ी है। आहान ने उसे रोककर कहा, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो वो अपने आप कुछ देर में अपने रूम में जाकर सो जाएगी। तभी परी की फिर से आवाज़ आई, प्यारी मम्मा। उसकी आवाज़ सुनकर मयूरी खुद को रोक नहीं पाई और उसने आहान को पीछे धकेला और बेड से उतरकर उसने जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज कर ली और फिर बिना एक बार भी आहान की तरफ देखे सीधा दरवाज़ा खोल दिया। उसे देख परी ने बहुत ही प्यार से कहा, प्यारी मम्मा, मुझे अपनी गोद में ले लो। उसकी बात सुन मयूरी ने उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची को? और तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? क्या तुमने कोई बुरा सपना देख लिया? मयूरी की बात सुन परी जल्दी से उसकी गोद से उतरी और फिर पूरे बेडरूम में गोल गोल चक्कर लगाने लगी। जब उसने आहान को गुस्से में देखा तो उसे चिढ़ाते हुए बोली, आज से मैं भी प्यारी मम्मा और डैडी के साथ ही सोऊंगी। उसकी बात सुन आहान तो इतना ज़्यादा हैरान हो गया कि बेड से ही नीचे गिर गया। उसने मयूरी से कहा, यह गलत है मयूरी। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात माने। उसने आहान से कहा, आहान परी आपकी बेटी है और वो अभी बहुत छोटी है। आहान ने कहा, हाँ मुझे पता है, वो अभी बहुत छोटी है, पर तुम इतने साल उससे दूर रही तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम वो सारा प्यार उसे एक ही बार में दे दोगी। ऐसे तो तुम उसे बिगाड़ दोगी। फिर उसने मयूरी के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, मयूरी परी को प्यार करने के लिए तुम्हारे पास पूरी लाइफ है, इसलिए मेरी बात मानो। अभी के लिए हम सीमा को बुला लेते हैं और परी को उसके रूम में सुला देंगी। सीमा आहान के घर पर काफ़ी समय से काम कर रही थी। जब परी ने उसकी बात सुनी तो वो जल्दी से बेड पर चढ़ गई और ब्लैंकेट खींचते हुए बोली, प्यारी मम्मा बहुत रात हो गई है, चलो हम दोनों सोते हैं। मयूरी ने जब आहान को गुस्से में देखा तो घबराते हुए उसके गले लगते हुए बोली, आहान मान जाइए ना, परी आपकी ही तो बेटी है, कोई पड़ोसियों की तो नहीं है जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। बस एक रात की ही तो बात है, मैं कल से उसे समझा दूंगी। उसकी बात सुनकर आहान थोड़ा शांत हुआ। फिर मयूरी भी परी को लेकर सोने लगी तो परी ने कहा, अब परी प्यारी मम्मा के साथ सोएंगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, और डैडी भी। जल्दी ही परी गहरी नींद में सो गई। मयूरी उसे प्यार से देख रही थी। तभी उसने देखा कि आहान उठकर बैठ गया। उसने उससे कहा, क्या हुआ, आप अभी तक सोए नहीं? उसकी बात सुन आहान मयूरी के करीब जाने लगा। उसे अपने करीब आता देख मयूरी बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? परी अभी यहीं है। आहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तो बस अपना काम पूरा कर रहा हूँ। पर जैसे ही वो उसके करीब गया कि तभी अचानक एक आवाज़ आई। मयूरी ने आहान से कहा, क्या आपको कुछ सुनाई दिया? आहान को लगा मयूरी कोई बहाना बना रही है, तो उसने कहा, मुझे अब तुम्हारे अलावा ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। पर अगले ही पल परी के रोने की आवाज़ आई, जो बेड से नीचे गिर गई थी। परी बेड के एक तरफ सोई थी, बीच में मयूरी और दूसरी तरफ आहान था। मयूरी ने जल्दी से आहान को खुद से दूर करके परी को उठाया और उसे चुप कराते हुए सुलाने लगी। आहान ने मयूरी से कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम परी को सुला दो, मैं शावर लेकर आता हूँ। शावर लेकर आहान जब बाथरूम से बाहर निकला तो मयूरी और परी दोनों एक दूसरे को गले लगाए आराम से सो रहे थे। उन्हें देख आहान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने पहले मयूरी के फोरहेड पर किस किया और फिर परी को किस किया। आहान ने परी के गालों को प्यार से खींचते हुए कहा, तुम बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई हो। पर तभी परी ने नींद में कहा, ये देख आहान स्माइल करने लगा। पर तभी उसे डीएनए रिपोर्ट्स का ध्यान आया और वो रूम की लाइट्स ऑफ करके धीरे से रूम के बाहर आ गया और स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद वर्धन भी वहाँ आ गया। उसने कहा, मैंने किसी को बैंक में इस बारे में पता करने को कहा था। वो बैंक अकाउंट मिस मयूरी ने ही ओपन करवाया था और बैंक का लॉकर पिछले 4 सालों से रेंट पर लिया हुआ था। वो भी मिस मयूरी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है।
उसकी बात सुन आहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है वो डीएनए रिपोर्ट खुद मयूरी ने उस लॉकर में रखी थी? और सीसीटीवी का क्या? क्या तुम्हें उसकी कोई रिकॉर्डिंग मिली? इस पर वर्धन ने कहा, कुछ साल पहले बैंक में किसी एक्सीडेंट की वजह से वहाँ के सभी सीसीटीवी खराब हो गए, इसलिए हमें वहाँ से कुछ नहीं मिल पाया। इसलिए कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि उस लॉकर में वो रिपोर्ट्स मयूरी ने ही रखी थी। आहान अपने मन में सोचने लगा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो रिपोर्ट्स मयूरी के अलावा किसी और ने वहाँ पर रखी हों। पर क्या ये कोइंसिडेंस नहीं है कि उसी बैंक में ही कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया और वहाँ के सारे रिकॉर्ड गायब हो गए? इसका मतलब ज़रूर इन सब के पीछे कोई है। आहान मयूरी से बहुत प्यार करता था और वो ये सब कुछ उसका पास्ट जानने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कर रहा था ताकि कोई भी मयूरी और उसकी बेटी परी को नुकसान ना पहुंचा सके। आहान ये नहीं जानता था कि कोई इंसान मयूरी की आइडेंटिटी को छुपाना क्यों चाहता था। उसने अपनी गहरी आंखों से वर्धन की तरफ देखते हुए कहा, इस बारे में इन्वेस्टिगेट करते रहो, पता लगाओ कि आखिर इन सब के पीछे कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है। ओके सर। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा, पर तभी उसे कुछ याद आया और उसने कहा, बॉस, मुझे पता लगा है कि आर्यन रायचंद क्वींस रिंग के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुन आहान ने कहा, पर वो इस रिंग के बारे में आखिर जानना क्या चाहता है? फिर आहान को वो बात याद आने लगी जब आर्यन भी उस चैरिटी इवेंट में वो क्वींस रिंग लेने आया था। आहान को उस टाइम भी बहुत अजीब लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका रिंग से कोई न कोई ज़रूर गहरा कनेक्शन हो। पर अब वो ये बात अच्छे से जानता था कि वो क्वींस रिंग आहान के पास है, तो फिर अब वो इस बारे में क्या जानना चाहता है? वर्धन ने कहा, आर्यन ये बात जानने की कोशिश कर रहा है कि वो क्वींस रिंग उस ऑक्शन में कहाँ से आई। वो उस ब्लैक मार्केट में कुछ गुंडों से पूछताछ करने गया था। उसने गुंडे को अपने मेंशन में पकड़ कर भी रखा है। आर्यन को इस वक्त अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए था, पर वो इन अजीब तरह के कामों में उलझा हुआ था। ये सच में बहुत अजीब था। उसकी बात सुन आहान गहरी सोच में डूब गया। वो खुद को उसकी जगह रख कर कुछ सोचने लगा। वो अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं आर्यन की जगह होता तो। पर तभी उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा, हो सकता है वो किसी इंसान को ढूंढ रहा हो, किसी ऐसे इंसान को जो उस क्वींस रिंग का ओनर रह चुका हो। उसकी बात सुन वर्धन उसे हैरानी से देखने लगा। तभी आहान ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, तुरंत पता लगाओ, चैरिटी ऑक्शन में आने से पहले वो क्वींस रिंग किसके पास थी। उसकी बात सुन वर्धन हाँ में अपना सर हिलाकर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ 2 दिनों के बाद भी आर्यन रायचंद के आदमी उस गुंडे के बताए आदमी चिंटू के बारे में पता नहीं लगा पाए थे। तभी गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला जहाँ उस गुंडे को रखा गया था। वहाँ खाने पीने की सभी चीज़ें रखी गई थी। उसे भले ही यहाँ कैद किया गया हो, पर वो तो अपनी लाइफ के मज़े ले रहा था। वो मस्ती से बालकनी में लेटा अंगूर खा रहा था कि तभी आर्यन ने गुस्से में आकर उसे नीचे गिरा दिए। उसे देख उस गुंडे ने कहा, रायचंद सर, आप यहाँ कैसे? क्या आपको मेरी फ़िक्र हो रही थी? आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल मज़े में हूँ। आप चाहें जितने दिन मुझे यहाँ रख सकते हैं। बस आप अगर मेरे लिए यहाँ कोई खूबसूरत सी लड़की भी अरेंज कर दें तो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसकी बात सुन आर्यन ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ मज़ा आ रहा है ना? इतना कहकर उसने अगले ही पल ज़मीन पर गिरा चाकू उठा लिया और उसके सामने बैठकर उसकी ओर घुमाने लगा। उसने कहा, तुमसे पहले भी एक आदमी ने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? तभी विशाल ने कहा, उसकी लाश को पास वाले बगीचे में ही दफनाया गया है। ये सुन वो गुंडा थर थर काँपने लगा और बोला, सर, मैंने आपको जो भी बताया है वो सच है। मैंने सच में आपसे झूठ नहीं कहा। तभी विशाल ने कहा, पर हमें वहाँ चिंटू नहीं मिला। ये सुन उस गुंडे ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे चिंटू ने ही उस रिंग के बारे में बताया था। उसने मुझे बताया था कि वो गांव जाने वाला है। हाँ, मुझे याद आया, उसके ऊपर काफ़ी लोगों का कर्जा है, इसलिए हो सकता है कि वो अपने गांव ना जाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया हो। आर्यन के पूछने पर उसने उसे उस जगह का भी एड्रेस बता दिया। विशाल ने तुरंत अपना फ़ोन निकालकर अपने कुछ आदमियों को चिंटू का पता लगाने को भेजा। लगभग आधे घंटे बाद विशाल ने आर्यन को बताया कि उसे वहाँ चिंटू मिल गया है। उसने कहा है कि वो हमें क्वींस रिंग के बारे में तब तक कुछ नहीं बताएगा जब तक हम उसका कर्जा चुकाने में उसकी हेल्प नहीं करेंगे। उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, उसका सारा कर्जा चुका दो, मुझे वो तुरंत अपने सामने चाहिए। पर अगर उसने मुझे कुछ भी काम का नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर आर्यन अपने स्टडी रूम में आ गया। वो अपनी चेयर पर बैठा रेड वाइन के गिलास को अपने हाथ में पकड़ कर देख रहा था। तभी उसकी नज़र स्टडी टेबल पर रखे एक फ़ोटो फ्रेम पर गई। वो उस फोटो फ्रेम को उठाकर उसकी तस्वीर पर हाथ फेरने लगा। वो एक 13 साल की लड़की की तस्वीर थी।
जिसने पिंक कलर का ड्रेस पहना था, वो झूले पर बैठी हुई थी। आर्यन उसे काफ़ी देर तक देखता रहा। तभी विशाल वहाँ आकर बोला, सर मैं चिंटू को ले आया हूँ। फिर वहाँ चिंटू आ गया और उसने कहा, मैंने ही ब्लैक मार्केट ऑक्शन में वो रिंग बेची थी। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको सब बता दूंगा। चिंटू की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता था। वो काफ़ी बार जेल भी जा चुका था। ऊपर से उसे जुआ खेलने की भी बुरी लत लगी थी, जिसकी वजह से लोग उसे पैसे के लिए ढूंढते रहते थे। आर्यन ने उसे कहा, क्या तुमने ही वो क्वींस रिंग ब्लैक मार्केट ऑक्शन में बेची थी? उसने कहा, हाँ साहब, मैंने ही बेची थी। तब मुझे पता नहीं था कि वो रिंग इतनी ज़्यादा कीमती है, वरना मैं उसे इतनी कम कीमत पर कभी नहीं बेचता, और ना ही ये सब लोग मुझे पैसे के लिए इस तरह ढूंढते। उसे बेचकर मैं अपना सारा कर्जा चुका देता। आर्यन ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुम्हें वो रिंग कहाँ से मिली थी? उसने डरते हुए कहा, मुझे वो रिंग रास्ते में पड़ी मिली। उस दिन मैंने बहुत पी रखी थी। जब मैंने वो रिंग उठाई तो देखा वहीं पास में एक औरत ज़मीन पर गिरी हुई पड़ी थी। मैंने कई बार उसे उठाने की कोशिश की, पर शायद वो मर चुकी थी। मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं वो रिंग लेकर वहाँ से भाग गया। मुझे लगा कि कहीं कोई मुझसे इस बारे में पूछ ना ले, इसलिए मैंने वो रिंग कम कीमत पर ही बेच दी। पर मुझे क्या पता था कि वो पुरानी सी दिखने वाली रिंग 10 करोड़ की निकलेगी। उसकी बात सुन आर्यन ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? वहाँ एक औरत पड़ी हुई थी, वो दिखने में कैसी थी? तुमने वो रिंग कहाँ से उठाई? चिंटू बोला, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं, ये 4 साल पहले की बात है। उसकी बात सुन आर्यन को मयूरी की बात याद आने लगी। उसने आर्यन को बताया था कि कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो मरते मरते बची थी और उसकी याददाश्त चली गई थी। तो ये हो सकता था कि चिंटू जिसके बारे में बात कर रहा था वो मयूरी ही हो। अगले ही पल उसने अपनी कड़क आवाज़ में कहा, ध्यान से याद करो, तुमने वो रिंग कहाँ से उठाई थी? क्या किसी हॉस्पिटल के पास से? उसकी बात सुन चिंटू ने कहा, आपने सही कहा, जहाँ मैं रहता था वहाँ एक हॉस्पिटल भी था। हालांकि इस बात को 4 साल हो गए हैं, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है। ये सुनकर आर्यन ने विशाल से कहा, इसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करो, शायद इसे कुछ याद आ जाए। फिर उसने एक 10 लाख रुपए का चेक चिंटू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें याद आ गया कि तुमने वो रिंग कहाँ से उठाई थी तो ये 10 लाख रुपए तुम्हारा इनाम होगा। चिंटू ने वो चेक देकर कहा, साहब मैं आपको निराश नहीं करूँगा। चिंटू उस हिप्नोटाइज करने वाले आदमी के साथ उस जगह पर चला गया। आर्यन और विशाल भी उसके साथ वहाँ चले गए थे। वहाँ पहुँचकर चिंटू ने कहा, मैं इसी जगह पर रहता था, पर अब ये बिल्डिंग सील कर दी गई है, क्योंकि ये किसी भी वक्त ढह सकती है। विशाल आर्यन के पास जाकर बोला, मैंने आसपास के लोगों से पूछकर ये पता लगाया है कि चिंटू यहीं रहता था। वो एक अच्छा आदमी नहीं था, पर वो बूढ़े लोगों का ध्यान रखता था। उसे ये बूढ़े लोग इसलिए जानते थे क्योंकि बिल्डिंग में लिफ्ट ना होने की वजह से वो उन्हें उनके घर तक छोड़ने में मदद करता था। फिर उसने कुछ देर रुककर कहा, यहाँ से हॉस्पिटल 10 मिनट की दूरी पर है, और यह वही हॉस्पिटल है जहाँ मिस मयूरी की फ्रेंड सूजल काम करती हैं। उसकी बात सुन आर्यन ने अपने मन में सोचा, इसका मतलब सूजल सही कह रही थी, उसे मयूरी उसके हॉस्पिटल के पास ही मिली थी। तो इसका मतलब चिंटू ने जिस लड़की को देखा था वो मयूरी ही थी, और उसके हाथों में उस वक्त रिंग इसलिए नहीं थी क्योंकि उसे चिंटू ने पहले ही उससे ले लिया था। हिप्नोटाइज करने वाला आदमी लगातार उससे सवाल कर रहा था और चिंटू भी उसकी सही सही जवाब दे रहा था। तभी चिंटू की आंखों में चमक आ गई। वह वहाँ से भागता हुआ उस हॉस्पिटल के सामने आ गया जहाँ सूजल काम करती थी। आर्यन और विशाल भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गए। वो एक जगह के पास जाकर बोला, बिल्कुल इसी जगह, मैं उस दिन नशे में इसी दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। तभी मेरी नज़र पास ही गिरी एक रिंग पर गई। जब मैं उसे उठाने लगा तो वहाँ एक लड़की गिरी पड़ी थी। काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। मुझे बस इतना याद है कि वो खून से लथपथ पड़ी थी। मैंने उसे कई बार आवाज़ लगाई, पर वो हिली तक नहीं। मैं किसी झमेले में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए मैं वो रिंग लेकर वहाँ से भाग गया। हाँ, जब मैं उस जगह से भाग रहा था तो मैं किसी लड़की से टकरा गया था। शायद वो उस ज़मीन पर गिरी लड़की की मदद करना चाहती हो। विशाल ने कहा, बॉस शायद ये सही कह रहा है। चिंटू जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था, शायद वो लड़की सूजल ही थी। इस वक्त सारे सबूत यही बता रहे थे कि आर्यन जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो मयूरी ही थी, और अगर आर्यन के नज़रिए से कहा जाए तो वो उसकी रोशनी थी। ये सोचते ही आर्यन की आंखों में चमक आ गई। लगभग 10 साल बीत चुके थे और वो ये भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि उसकी रोशनी एग्जैक्टली कैसे दिखती है।
वो इतने सालों में कितना बदल गई होगी। ये सोचते ही आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई, जो बिल्कुल रियल थी। इससे पहले कि विशाल उसे कुछ कह पाता, वो अपनी कार लेकर शनाया ज्वेलर्स की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ आहान अपने कैबिन में बैठा कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। रिया भी उसके पास ही खड़ी थी। तभी वर्धन ने वहां आकर कहा, सर, आपने मुझे जो पता करने को कहा था, मुझे उस बारे में आपको कुछ बताना है। आपने जो क्वींस रिंग चैरिटी ऑक्शन से खरीदी थी, उसे कुछ लोगों ने ब्लैक मार्केट ऑक्शन से खरीदा था। इन्वेस्टिगेशन करने पर हमें पता लगा है कि लीगली उस रिंग को काफ़ी समय पहले एक लड़की ने खरीदा था। आहान ने अपने हाथ में पकड़े पेन को नीचे रख वर्धन की तरफ देखते हुए कहा, कौन थी वो लड़की? वर्धन बोला, ये तो पता नहीं लग पाया है, पर इतना पता लगा है कि जब उस लड़की ने वो रिंग खरीदी थी तब वो 12 से 13 साल की थी। उसने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को आहान के सामने रखते हुए कहा, इस बात को अब लगभग 10 साल बीत चुके हैं। हमें ये भी नहीं पता कि इतने सालों में इस रिंग को किसी और ने खरीदा या बेचा है या नहीं। उसकी बात सुन आहान सोचने लगा, 13 साल की लड़की, इसका मतलब वो अब 23 साल की हो चुकी होगी। क्या आर्यन रायचंद उसी लड़की को ढूंढ रहा है? आर्यन ने उस डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहा, क्या ऑक्शन हाउस से सिर्फ यही रिकॉर्ड्स मिले हैं? वर्धन ने कहा, यस सर, बस यही पता लगा है। सर, क्या हमें अभी भी इस बारे में कुछ और पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए? उसकी बात सुन आहान ने अपने सामने रखी फाइल को बंद करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आर्यन रायचंद का पर्सनल मैटर है। यस सर, आहान ने उससे कहा, बाबू भाई से कहना कि मुझे उनका नए प्रोजेक्ट को लेकर वो आइडिया बहुत पसंद आया। मैं अभी पर्सनली उसे मिलने गया था, पर वो मुझे वहाँ दिखाई नहीं दिए, इसलिए मेरा ये मैसेज तुम उन्हें दे देना। ओके सर, इतना कहकर वर्धन वहाँ से चला गया। तभी आहान ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या आज वैलेंटाइंस डे है? रिया ने हैरान होते हुए सोचा, आहान सर, वैलेंटाइन डे किसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं? मयूरी। फिर उसने तुरंत कहा, यस सर, आज वैलेंटाइंस डे है, क्या मैं आपकी तरफ से बुके ऑर्डर कर दूं? आहान ने नाराज़ होते हुए कहा, वो तो मैं पहले ही भेज चुका हूँ। उसकी बात सुन रिया अपने मन में सोचने लगी, सर, मैं तो खुद अभी सिंगल हूँ, मुझे क्या पता वैलेंटाइंस डे के बारे में। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, सर, चॉकलेट कैसी रहेगी? आहान ने कहा, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट देना उसके लिए इंटरनेशनल बिजनेस करने से भी ज़्यादा मुश्किल भरा काम हो। और फिर आहान को आज एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों को इम्प्रेस करना था, एक उसकी बेटी परी को और दूसरा मयूरी को। उसके लिए परी को इम्प्रेस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो वैलेंटाइन डे पर अपना क्वालिटी टाइम मयूरी के साथ बिताना चाहता था। आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो इंटरनेट पर इस बारे में पता करने की कोशिश करने लगा, पर उसे वहाँ से भी कोई अच्छा सा आइडिया नहीं मिला। आहान ने अपने मन में सोचा, गिफ्ट खरीदना तो बहुत ईजी है, पर क्या वो गिफ्ट मयूरी को पसंद आएगा? अब मैं क्या करूं? क्या मैं उसे खुद को गिफ्ट पेपर में रैप करके उसे दे दूं? उसे यही आइडिया सबसे बेस्ट लगा। उसने सोचा कि मयूरी उसे बहुत प्यार करती है, तो जब उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। यही सब सोचकर वो स्माइल करने लगा। उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, मयूरी कहाँ है? रिया ने बताया, सर, परी बेबी के स्कूल में आज से छुट्टियां होने वाली हैं, इसलिए मयूरी उनके साथ स्कूल में उनका हॉलीडे होमवर्क लेने गई हैं। उन्होंने आज की लीव एप्लीकेशन पहले ही दे दी थी। उसकी बात सुनकर आहान के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर रखा और रिया की ओर देखते हुए कहा, कार रेडी करवाओ, हमें उन्हें स्कूल से पिक करने जाना है। वैलेंटाइंस डे होने की वजह से आसपास का माहौल बहुत खूबसूरत हो रहा था। रास्ते में चारों तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे थे। पहले परी ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, पर अब वो थोड़ी समझदार हो गई थी। वो अब उन सब चीज़ों को देखते हुए मयूरी से कह रही थी, प्यारी मम्मा, क्या हम इसे खा सकते हैं? प्यारी मम्मा, देखिए ना, ये बिल्कुल वैसा ही पिगी टॉय है जैसा मेरे पास है, और यहाँ तो कितने सारे बैलून्स भी हैं। मयूरी ने प्यार से परी को अपनी गोद में बिठा रखा था और उससे बातें कर रही थी। वो उसे अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में बता रही थी। परी भी मयूरी की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। जब मयूरी ने उसका प्यारा सा क्यूट सा चेहरा देखा तो उसने उसे प्यार से गले लगा लिया। उसने कहा, परी, तुम मुझे प्यारी मम्मा नहीं, बस मम्मा बोला करो। उसे अब तक एक भी मौका नहीं मिला था कि वो परी को ये बता सके कि वही उसकी असली माँ है। ये सोचकर मयूरी ने परी को अपनी गोद में बैठाया और उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए बोली, परी बेटा, कुछ टाइम पहले तुम्हारी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें चोट लग गई थी। चोट लगने की वजह से वो कुछ टाइम के लिए तुम्हें भूल गई थी।
पर तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत सारा प्यार करती हैं, इसलिए अब तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास वापस आ गई हैं। क्या तुम अपनी मम्मा को माफ़ करोगी? मयूरी ने उसे ये बात कह तो दी थी, पर वो मन ही मन घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी परी उसकी बात को समझेगी भी या नहीं। उसे चुप देखकर मयूरी और भी घबरा गई। पर तभी परी ने कहा, क्या आप मेरी सच्ची मुच्ची वाली मम्मा हो, जैसे स्कूल में सबके बच्चों की माँ होती है? उसकी बात सुन पहले तो मयूरी थोड़ा हैरान हुई, पर फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी सच्ची मुच्ची वाली मम्मा हूँ। तुम बिना माँ की नहीं हो परी, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था। मयूरी को इस वक्त स्कूल का वो सीन याद आ गया था जब कुछ बच्चे उसे इसलिए परेशान कर रहे थे क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। तभी परी ने उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं भी यहीं रहती थी? उसने आगे कहा, मैंने एक दिन टीवी में देखा था, एक डॉक्टर अंकल हॉस्पिटल में एक आंटी को बता रहे थे कि उनके टमी में एक छोटा सा बेबी है। उसकी बात सुन मयूरी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी शर्ट को थोड़ा ऊपर करके वो निशान दिखाया जो परी को जन्म देने के बाद उसके पेट पर रह गया था। उसने कहा, परी, जब तुम बहुत छोटी थी तब तुम मेरे टमी में यहाँ रहती थी, पर जब तुम बड़ी हो गई तो डॉक्टर अंकल ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। इतना कहकर उसने परी को हक कर लिया और कहा, परी, मैं तुम्हें अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। परी ने बहुत प्यार से कहा, मम्मा, जब मैं यहाँ से बाहर आई थी तब तो आपको बहुत दर्द हुआ होगा। रुको, मैं आपकी चोट पर फूंक मार देती हूँ। उसकी बात सुन मयूरी की आंखों में आंसू आ गए। तभी ड्राइवर ने कहा, मिस मयूरी, हम स्कूल पहुँच चुके हैं। उसकी बात सुन मयूरी ने अपनी आंखों से आंसू साफ किया और परी को लेकर स्कूल में आ गई। रिसेप्शन पर जो टीचर खड़ी थी वो उसे काम समझाने लगी। फिर उसने मयूरी को रेड फ्लावर्स देते हुए कहा, ये परी के लिए अवार्ड है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये सब हो पाया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी इन सब में हेल्प की, इसलिए ये अवार्ड आपके लिए भी है मिस मयूरी। उन्होंने आगे कहा, ये टॉय भी परी के लिए है, आई होप उसे ये पसंद आएगा। वो गिफ्ट लेकर मयूरी ने उन्हें कहा, थैंक यू। इतना कहकर मयूरी परी को लेकर बाहर आ गई। उसने अपना सामान ड्राइवर को कार में रखने को कहा, पर तभी उसकी नज़र कार के पास खड़े एक इंसान पर गई। उसने परी को अपनी गोद में लेते हुए और उस इंसान की तरफ जाते हुए कहा, मिस्टर आर्यन रायचंद। उसकी आवाज़ सुन आर्यन रायचंद उसकी तरफ मुड़ गया। मयूरी ने उससे कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। आर्यन को पहले से ये पता लग गया था कि वो उसकी रोशनी ही थी, पर फिर भी वो अपनी बात पर कंफ्यूज था। इसलिए वो अब यही सोच रहा था कि मयूरी को देखने के बाद भी उसे पहचानने में उसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई थी। अगर वो मयूरी को पहले ही पहचान लेता कि वही उसकी रोशनी है तो आज हान और मयूरी भी एक दूसरे के इतने करीब नहीं होते, और अगर मयूरी उसे पहले ही मिल गई होती तो वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो अपने मन में यही सोच रहा था, पर कुछ समय पहले उसे चोट आई थी, उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या अब वो पूरी तरह ठीक है? आर्यन के दिमाग में ऐसे हजारों सवाल घूम रहे थे। इसलिए जब उसे पता लगा कि मयूरी परी के साथ स्कूल गई है तो वो भी जल्दी से उससे मिलने यहाँ चला आया। वो यही सोच रहा था कि शायद किस्मत भी अब यही चाहती है कि वो अपनी रोशनी से अब दूर ना रहे। उसकी बात सुन मयूरी ने हैरान होकर कहा, मुझसे मिलने आए हैं, क्या कोई बात है? आर्यन इस वक्त मयूरी की तरफ बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। उसे ऐसे देख जैसे ही मयूरी उसे कुछ पूछने लगी, आर्यन एकदम आगे आकर मयूरी के कंधों को पकड़ते हुए बोला, मिस मयूरी, मुझे आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मिस्टर हान से एंगेजमेंट नहीं कर सकती। एक्चुअली आप तो, पर इससे पहले कि आर्यन रायचंद अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही परी आर्यन की तरफ अपना सर घुमाकर देखने लगी, जैसे उसने कुछ बहुत गलत कह दिया हो। जब उसने परी का प्यारा सा चेहरा देखा तो उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकली और मुंह खुला का खुला रह गया। परी की आंखें बिल्कुल छोटी रोशनी जैसी दिखती थी। परी ने मयूरी से कहा, मम्मा, आपको हैंडसम अंकल से बात नहीं करनी चाहिए वरना डैडी नाराज़ हो जाएंगे। मम्मा। परी के मुंह से मम्मा सुनकर आर्यन रायचंद के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वहीं जब मयूरी ने उसे ऐसे देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए। वो थोड़ा रिलैक्स होकर बोली, परी अभी छोटी बच्ची है, आप उसकी बात को दिल से मत लगाइएगा। वहीं आर्यन ये बात जानकर हैरान था कि मयूरी और रहान रायजादा का एक बच्चा भी है। मयूरी की बात सुन आर्यन अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा, पर जैसे ही मयूरी अपनी बात खत्म कर वहाँ से जाने लगी, आर्यन ने उसे पीछे से कहा, क्या आप अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानना चाहती?
उसकी बात सुन मयूरी चलते चलते रुक गई और पीछे मुड़कर उसे हैरानी से देखने लगी। वो अपने मन में सोचने लगी, उनके कहने का क्या मतलब है? मेरी आइडेंटिटी का आहान के साथ इंगेजमेंट से क्या लेना देना है? मयूरी अपने पास्ट की ज़्यादातर यादें भूल चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ वही तस्वीरें आती थी जहां उसे आग की लपटों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। वो अपने पोस्ट के बारे में फिर याद करने की कोशिश करने लगी। मैं कौन हूँ और मेरी फैमिली कहाँ है? मुझे बार बार ये आग की लपटें क्यों दिखाई देती हैं? क्या मैं इस आग से बचकर बाहर निकली थी? पर क्या मेरी फैमिली भी उसी आग में फंसी हुई थी और क्या उनमें से कोई बच पाया है? पर अगर मेरी फैमिली में से कोई ज़िंदा है तो वो आज तक मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मयूरी के मन में हर वक्त बस यही बातें घूमती रहती थी। अगर वो इस बारे में ज़्यादा याद करने की कोशिश करती तो उसका सिर दर्द करने लगता। पर आज जब आर्यन ने उसके पास्ट के बारे में बात की तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो कुछ देर उसे ऐसे ही देखती रही, फिर बोली, क्या आप मेरे पास्ट के बारे में जानते हैं? इतना कहकर वो आर्यन की आंखों में देखने लगी। उसे उनमें काफ़ी अपनापन दिखाई दे रहा था। जब मयूरी ने उसे पहली बार देखा था तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यन रायचंद उसे पहले ही जानता होगा। मयूरी आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ आहान की एक ब्लैक लग्जूरियस कार आकर रुकी। जब उसने मयूरी को आर्यन के साथ देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब परी ने आहान को देखा तो वो मयूरी की गोद से उतरकर आहान की तरफ भागी। डैडी, उसने आहान के हाथों को पकड़ते हुए कहा। डैडी, मम्मा हैंडसम अंकल से बात कर रही हैं। वो बिल्कुल आप जैसे हैंडसम हैं। उसकी बात सुन आहान ने उसे प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। उसने परी के गाल पर प्यार से एक किस की और फिर मयूरी के पास आने लगा। वहीं परी की बात सुन मयूरी अपने मन में बोली, ये मेरी बेटी तो हो ही नहीं सकती, ये तो इस वाइडो की जासूस है। मयूरी के पास आकर आहान ने उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और आर्यन को घूरते हुए कहा, आज वैलेंटाइंस डे है, क्या मिस्टर आर्यन रायचंद को हमसे कुछ ज़रूरी काम है? अगर नहीं तो मैं अपनी फिनांसे को और हमारी बेटी को आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए ले जाना चाहता हूँ। आहान ने बोलते वक्त फियांसे और हमारी बेटी इन दोनों शब्दों पर थोड़ा जोर देकर कहा था ताकि वह उसे बता सके कि उनकी एक परफेक्ट फैमिली है। इससे पहले कि आर्यन उसे कुछ कह पाता, आहान मयूरी और परी को लेकर अपनी कार की तरफ जा चुका था। कुछ देर बाद उनके जाते ही विशाल आकर आर्यन से बोला, सर। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यन अपनी रोशनी को इस तरह से जानेगा। काफ़ी देर बाद मयूरी की कार को जाता देखकर उसने कहा, तुमने देखा आहान के आते ही उसकी आंखों में कैसे चमक आ गई थी? वो बचपन से ही ऐसी है। जब वो किसी ऐसी चीज़ को देखता है जो उसके दिल के बहुत करीब है तो उसकी वो दो खूबसूरत आंखें चमक उठती हैं। एक वक्त था जब वो आंखें सिर्फ मुझे देखा करती थी, पर अब वो सब कुछ आहान रायजादा को मिल गया है। आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी रोशनी से फिर से कभी मिल पाएगा, पर उसने ये भी नहीं सोचा था कि जब वो अपनी रोशनी से मिलेगा तो वो उसकी रोशनी रहेगी ही नहीं, वो तो आहान की मयूरी बन जाएगी और उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी होगी। पिछले 10 सालों में सब कुछ बदल चुका था। विशाल को उसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसने उसकी चिंता करते हुए कहा, सर क्या आप ठीक हैं? इतना कहकर उसने कार निकाली और आर्यन उसमें बैठकर रायचंद मैंसन चला गया। वहां पहुंचकर वो सीधा अपने स्टडी रूम में चला गया। वहां लाइट ऑफ थी। इवनिंग का टाइम था और विंडो से डूबते हुए सूरज की हल्की हल्की लाली रोशनी अंदर आ रही थी। उसने वहां के एक ड्रॉवर से एक बॉक्स निकाला और अपने हाथों से उस पर लगी डस्ट साफ करने लगा। सबको यही लगा था कि यहाँ रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या कुछ इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रखी होगी, इसलिए आर्यन सर यहाँ किसी को नहीं आने देते। पर जो उसके बहुत करीब थे सिर्फ उन्हें ही पता था कि वो इस बॉक्स की वजह से यहाँ किसी को नहीं आने देते हैं। इस वक्त विशाल भी यही था। आर्यन ने जब उस बॉक्स को खोला तो विशाल उसमें रखी चीज़ों को देखकर हैरान हो गया। उसने उस बॉक्स में से एक डॉल निकाली और कहा, यह उसकी सबसे प्यारी और फेवरेट डॉल थी। जब मैं उसे फर्स्ट टाइम मिला था तो वो मुझे यही डॉल देना चाहती थी। जब मैं उसका नाम पूछने लगा तो वो भागकर मेरे पास आई और अपने पंजों पर खड़ी होकर मेरे चेहरे को छूकर बोली, तुम बहुत प्यारे हो, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? और तभी से मेरे मन में उसके लिए एक अलग ही जगह बन गई। ये मिरर गिफ्ट उसने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। उसने कहा था, इसमें जो प्यारी सी लड़की है वो वही है। आर्यन को अपने आप से इस तरह बातें करते देख विशाल को टेंशन हो रही थी। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, भला कोई लड़की किसी लड़के को इतने सारे गिफ्ट्स देती है क्या? वो सच में बहुत भोली थी।
पर अब ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती थी। उसे ऐसे देख विशाल ने उसके पास जाकर कहा, सर, मिस मयूरी सिर्फ अपना पास्ट भूली हैं। अगर आप उन्हें बताएंगे कि आप कौन हैं तो ज़रूर उन्हें सब याद आ जाएगा। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि इतने दिनों तक अपनी रोशनी को ढूंढने के बाद आज जब फाइनली उन्हें वो मिल गई हैं तो वो पीछे क्यों हटे रहे हैं। उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, क्या सच में सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? विशाल ने कहा, यस सर, बिल्कुल हो सकता है। जब मिस मयूरी को पता लगेगा कि आप इतने सालों से उन्हें ढूंढ रहे हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो उनका दिल ज़रूर पिघल जाएगा। उसकी बात सुनकर आर्यन की आंखों में एक सेकंड के लिए चमक आ गई, पर अगले ही पल फिर निराशा दिखने लगी। उसने कुछ नहीं कहा और एक गिलास में वाइन लेकर चांद को देखने लगा और अपने आप से बातें करने लगा। रोशनी, हम अब भी इस चांद की रोशनी में एक साथ हैं। क्या तुम इन बीते सालों में खुश थी? क्या तुमने मुझे कभी याद किया? क्या तुम्हें अब भी वो वादा याद है जो हमने इस चांद की रोशनी में एक दूसरे से किया था? तुम्हें पता है, जब मुझे तुम्हारी और हान की बेटी के बारे में पता लगा तो मुझे जलन होने लगी, पर वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मयूरी की खुशहाल लाइफ को देखकर आर्यन के दिल में जरा भी नाराज़गी नहीं थी, जबकि मयूरी तो उसे पूरी तरह भुला चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मैंसन पहुंचने के बाद मयूरी ने कार से उतरकर परी को अपनी गोद में ले लिया। उसने मुड़कर आहान की तरफ देखा जो अभी भी कार में बैठा हुआ था। पूरे रास्ते उसने कुछ भी नहीं कहा था। मयूरी को लगा कि उसे आर्यन से जलन हो रही है। वो उसे कुछ कहने लगी, पर तभी आहान ने उसे कहा, मयूरी, मुझे तुम पर विश्वास है और मुझे किसी से कोई जलन नहीं हो रही। पर मयूरी को पता था कि आहान को मन ही मन इस बात से बहुत जलन हो रही थी। मयूरी ने परी को सामने खड़े नौकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, परी, तुम काका के साथ अंदर जाओ। उसके कहने पर वो अंदर चली गई। फिर मयूरी कार के अंदर आहान के पास जाकर बैठ गई और अपना गला साफ करते हुए कड़क आवाज़ में बोली, आहान, मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रिंसेस आपको बिल्कुल भी नहीं मनाने वाली। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, आहान ने उसे खींचकर अपने गले लगा लिया और धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, मयूरी, आई ट्रस्ट यू, पर मुझे अभी भी जलन हो रही है। उसकी बात सुन मयूरी ने उसे कसकर गले लगा लिया और बहुत प्यार से कहा, कोई बात नहीं, क्या मैं आपके लिए नूडल्स बना दूँ? आप खाएंगे ना? आहान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, पर आज परी अपने रूम में ही सोएगी। और हाँ मयूरी, तुम आगे से उस आर्यन राजन से दूर रहना। इतना कहकर उसने उसके फोरहेड पर किस कर दी। उसने आगे कहा, मुझे साफ दिखाई देता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। आहान को ये बात पता था कि आर्यन ने जब से उसे देखा था तब से वो उसे पसंद करता था। वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि मयूरी सिर्फ उसी से प्यार करती है। अब तो आहान और मयूरी की इंगेजमेंट भी होने वाली थी। आहान को डर था कि कहीं आर्यन मयूरी को कहीं नुकसान भी ना पहुंचा दे, क्योंकि इंसान किसी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी मयूरी ने उसके चेस्ट पर हल्के से मारते हुए कहा, उसने मेरी जान बचाई थी, आपको इस बात का इतना बुरा क्यों लगता है? आहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और स्माइल करते हुए कहा, मयूरी, मैं तुम्हारी तरफ से उसका ये एहसान ज़रूर चुका दूंगा, पर एहसान उतारने के चक्कर में तुम उसे पसंद नहीं कर सकती। मयूरी कस के उसके गले लग गई और स्माइल करते हुए बोली, हम दोनों मिलकर उसका एहसान चुकाएंगे। पर मयूरी कहते कहते रुक गई। उसने आहान की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मिस्टर आर्यन रायचंद मेरे पास्ट के बारे में कुछ जानते हैं। आज वो मुझसे काफ़ी अजीब से सवाल कर रहे थे। उसकी बात सुन आहान ने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने? फिर मयूरी ने कहा, मुझे भी ठीक से कुछ नहीं पता। जैसे ही वो मुझे कुछ बताने लगे तभी आप वहाँ आ गए। मयूरी अपने मन में सोचने लगी, क्या सच में आर्यन मेरे पास्ट के बारे में जानते हैं? मेरी पहले ही लाइफ कैसी रही होगी? क्या वो मेरी फैमिली के बारे में भी कुछ जानता है? मयूरी के दिमाग में ऐसे हज़ारों सवाल घूम रहे थे। वो आर्यन से मिलकर इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहती थी, पर वो आहान और परी के बारे में सोचकर थोड़ा झिझक रही थी। उसे लगता था कि अब उसे अपनी पिछली बातें छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। आहान और परी के बाद उसकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो गई थी। उसे तो कभी भी ये सोचकर अजीब भी लगता था कि उसे इतनी सारी खुशियाँ इतनी ईजिली कैसे मिल गईं। उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि कभी ये खुशियाँ उससे दूर ना हो जाएं। उसे ऐसे खोया हुआ देखकर आहान ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, क्या तुम अपने पास्ट के बारे में जानना चाहती हो? मयूरी ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, मैं खुद भी नहीं जानती। फिर वो घबराकर उसके गले लग गई। वो अपने मन में सोचने लगी, हर कोई अपना पास्ट जानना चाहता है, पर मुझे आर्यन की आंखों में कुछ अजीब दिखा।
उसने मुझे ये क्यों कहा कि मैं अहान से इंगेजमेंट नहीं कर सकती? आखिर वो कहना क्या चाहता था? ये सोचकर उसके दिल में एक अजीब घबराहट हो रही थी। डर के मारे वो अहान को और कसकर गले लगाती जा रही थी। अहान भी उसके इस डर को महसूस कर सकता था। वो प्यार से उसे गले लगाकर उसके सिर को सहलाने लगा। अहान ने प्यार से उससे कहा, मेरी प्यारी सी बुद्धू, तुम्हें आखिर डर किस बात का लग रहा है? कुछ भी हो जाए मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ना, सो जस्ट रिलैक्स। उसने मजाक करते हुए आगे कहा, हाँ, अगर तुम ये सोच रही हो कि खुद को ऐसा डरा हुआ दिखाकर तुम मेरे लिए नूडल्स बनाने से बच जाओगी, तो इस बात को तो तुम भूल ही जाओ। उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, वायडो खड़ूस। कुछ देर पहले घबराई हुई मयूरी अब अपनी मयूरी वाली स्टाइल में वापस आ गई थी। उसने अहान की तरफ देखते हुए और अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, आपको नूडल्स खाने हैं ना? ठीक है, मैं आपके लिए नूडल्स बना देती हूँ। इतना कहकर वो कार से निकलकर लिविंग रूम की ओर चली गई और बोली, काका, आप मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए। आज मुझे बहुत सारे नूडल्स बनाने हैं। आज तो मैं उन्हें ये सारे नूडल्स खिला कर रहूँगी। अगर वो नहीं खाए ना, तो भी मैं ज़बरदस्ती उन्हें खिलाऊंगी। मैं भी देखती हूँ मिस्टर रायजादा आज कैसे नहीं खाते हैं। अहान पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। उसे समझ आ गया था कि मयूरी उससे गुस्सा हो गई है, और मयूरी वैसे भी खाना कम बनाती थी और बर्बाद ज़्यादा करती थी। मयूरी को खाने में सिर्फ नूडल्स ही बनाने आते थे और इसलिए वो खुद को शेफ समझती थी। मयूरी नूडल्स बनाते वक्त लगातार कुछ न कुछ बोलते जा रही थी और अहान को घूरते जा रही थी। अहान भी वही किचन के दरवाजे का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। मयूरी गुस्से से सब्जियां काटते हुए अहान से कह रही थी, मिस्टर रायजादा, आपने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ बहुत अच्छे काम किए थे, तब जाकर आपको मुझ जैसी गर्लफ्रेंड मिली। मैं सिर्फ सुंदर ही नहीं हूँ, बल्कि मुझे अपना काम भी बहुत अच्छे से आता है, और आप तो देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे नूडल भी बना सकती हूँ। उसने आगे कहा, मुझ जैसी प्रिंसेस के तो आपको नखरे उठाने चाहिए, पर आप तो मुझे ही ऑर्डर देते रहते हैं। वो तो आज वैलेंटाइंस डे है, वरना मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाती। ऐसे मत सोचना कि हम दोनों की एक बेटी है तो मुझे आपके साथ रहना ही पड़ेगा। मुझ जैसी प्रिंसेस की अभी बहुत डिमांड है। अगर मेरी अब तक आपसे शादी भी हो चुकी होती, तब भी हज़ारों हैंडसम और हॉट लड़के मेरे लिए अपने घुटनों पर बैठ जाते। समझाई छे के रिपीट करूं? मयूरी से ये सब सुनकर वहाँ खड़े सर्वेंट्स तो एकदम घबरा ही गए थे कि अहान सर गुस्से में मयूरी को कुछ कह ना दें, क्योंकि आज तक अहान से इस तरह किसी ने बात नहीं की थी। अहान धीरे से मयूरी की तरफ आगे बढ़ा। ये देखकर वहाँ खड़े सभी सर्वेंट्स ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर अहान ने तो मयूरी को गले लगा लिया था। जब सभी सर्वेंट्स ने अपनी आंखें खोली तो अहान को ऐसे देख हैरान हो गए, और इतना ही नहीं, अहान ने प्यार से उसके फोरहेड पर किस भी किया था। उसे मयूरी के गुस्से पर भी प्यार आ रहा था। उसने रोमांटिक होकर मयूरी की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, तुमने सही कहा, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे जो मेरी लाइफ में तुम जैसी खूबसूरत, प्यारी, समझदार और भोली सी प्रिंसेस आई। उसकी बात सुन मयूरी हैरानी से अपने मन में सोचने लगी, इस वायडो में एक अलग ही मैजिक है, पता नहीं क्यों, पर गुस्सा आने पर भी जब मैं इसकी ये गहरी काली आंखें और इसकी ये बातें सुनती हूँ तो मेरा गुस्सा ना जाने कब और कहाँ गायब हो जाता है, और मुझे इस पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगता है। तभी मयूरी ने एक टमाटर का टुकड़ा उसके मुंह में डालते हुए कहा, ठीक है, आपको काफ़ी अच्छी बातें बनानी आती हैं, ये लीजिए आपका इनाम। वहीं पास ही खड़े काका ये देखकर हैरान थे। उन्हें पता था कि अहान को किसी के हाथ भी कुछ खाना पसंद नहीं था, पर वो तो मयूरी के हाथों से बहुत खुश होकर टमाटर खा रहा था। इतना ही नहीं, वो तो मयूरी की उंगलियों को भी नहीं छोड़ रहा था। ये देख वो नीचे मुंह करके वहाँ से चले गए और धीरे से बड़बड़ाते हुए बोले, आजकल के बच्चों को तो बड़े बूढ़े की भी शर्म नहीं है। इस वक्त किचन में मयूरी और अहान ही बचे हुए थे। मयूरी जहाँ जहाँ जा रही थी, अहान भी उसकी कमर पर हाथ रख कर उसके पीछे पीछे जा रहा था और मयूरी के साथ कुछ न कुछ शरारत कर रहा था। पर जब मयूरी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने मयूरी को कस कर पकड़ा और उसके करीब जाने लगा। तभी मयूरी बोली, अहान, आपको पता है ना हम कहाँ खड़े हैं? ये किचन है, आपका बेडरूम नहीं, इसलिए प्लीज़ आप इस वक्त खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। उसकी बात सुन अहान के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मयूरी की आंखों में देखते हुए कहा, ये मेरी किचन है, किसमें इतनी हिम्मत है जो कोई मेरी मर्जी के बिना यहाँ आ सके। इतना कहकर वो मयूरी के करीब जाने लगा, पर तभी पीछे से परी की आवाज़ आई, डैडी, मम्मा, क्या खाना बन गया है? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। ये देख दोनों हैरानी से परी की ओर देखने लगे। फिर मयूरी ने अहान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा,
मिस्टर अहान रायजादा, अब तो आपको पता लग ही गया ना कि आपकी मर्जी के बिना यहाँ कौन कौन आ सकता है। अहान ने मयूरी के मन की बात समझ ली और उसे गुस्सा आने लगा। वो मयूरी के कान के पास जाकर बोला, मयूरी, आई हैव डिसाइडेड, हम और बच्चे पैदा नहीं करेंगे, एक परी ही काफ़ी है। उसकी बात सुन मयूरी स्माइल करने लगी। वहीं जब परी अहान की तरफ आई तो उसने तुरंत उसे प्यार से अपनी गोद में ले लिया। फिर मयूरी ने परी को डाइनिंग पर बिठाकर उसके लिए नूडल्स डाल दिए और परी उन्हें खुश होकर खाने लगी। अब तक वो अपने और अहान के लिए भी नूडल्स ले आई थी। अगले ही पल अहान ने उसके लिए चेयर बाहर निकाल दी और फिर ये छोटी सी प्यारी सी 3 लोगों की फैमिली प्यार से डिनर करने लगी। खाना खाते वक्त मयूरी को याद आया कि सर्वेंट्स कुछ सरप्राइज़ और गिफ्ट्स की बात कर रहे थे, पर जब अहान वहाँ आया तो वो सब बाहर चले गए थे। मयूरी ने तुरंत अहान की तरफ देखते हुए कहा, अहान, मेरा वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट कहाँ है? पर अहान ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो चुपचाप अपना खाना खाता रहा। ये देख उसने परी की तरफ अहान के सामने अपना हाथ फैलाकर और उसकी ओर अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, प्लीज़ मेरा गिफ्ट। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, परी अभी भी खाना खा रही है, थोड़ा वेट करो। उसकी बात सुन मयूरी ने धीरे से कहा, परी के खाना खाने से मेरे गिफ्ट का क्या लेना देना है? खैर मुझे क्या, थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। फिर वो चुपचाप वेट करने लगी। परी का खाना हो जाने के बाद मयूरी उसे लिविंग रूम में खेलने के लिए ले गई। वो अहान से अपने गिफ्ट के बारे में पूछना तो भूल ही गई थी। फिर वो परी को उसके रूम में ले जाकर नाइट ड्रेस पहनाने लगी और उससे बोली, मेरी छोटू सी प्रिंसेस, कितनी प्यारी है और कितनी सुंदर भी, चलो हम सब सोएंगे। फिर उसके गाल पर एक किस करके उसे गले लगा कर लेट गई। परी जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। मयूरी को भी अब नींद आने लगी थी, पर तभी उसने दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ सुनी। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखती, अहान ने उसे पीछे से आकर गले लगा लिया। फिर उसे बेड से उठाकर बाहर जाने लगा। मयूरी ने जब पीछे मुड़कर परी की तरफ देखा तो अहान ने उसे कहा, परी सो चुकी है और अब तुम्हारे गिफ्ट की बारी है। गिफ्ट के बारे में सुनकर मयूरी भी तुरंत उसके साथ चलने को रेडी हो गई। वो अपने मन में खुश और एक्साइटेड होकर सोचने लगी, अहान ऐसा क्या गिफ्ट देने वाले हैं मुझे जो वो परी के सामने नहीं दे सकते। अहान उसे अपने रूम में ले आया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। तभी मयूरी ने उससे कहा, अहान, मेरा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट कहाँ है? अब तो आप मुझे वो दे सकते हैं ना? उसकी बात सुन अहान ने उसे बेड पर बिठाया और उसकी आंखों पर रुमाल बांधकर कहा, बस 1 मिनट, तुम्हारा गिफ्ट जल्दी ही तुम्हारे सामने होगा। उसकी बात सुन मयूरी मन ही मन खुश हो रही थी। अहान उसे आज से पहले भी बहुत से गिफ्ट दे चुका था, पर आज अलग ही बात थी। वो अपने मन में सोचने लगी, आखिर अहान मुझे गिफ्ट में क्या देने वाले हैं? डायमंड नेकलेस या फिर कार या फिर सनाया ज्वेलर्स के शेयर्स? पर अगर उन्होंने उन्हें मुझे ऐसा कुछ दिया तो क्या मुझे उनसे ये सब ले लेना चाहिए? पर अगर मैंने उनसे वो नहीं लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मयूरी के मन में न जाने कितने ही सवाल घूम रहे थे। कुछ देर बाद अहान के कहने पर उसने अपनी आंखों से रुमाल हटा दिया। मयूरी ने कसकर अपनी मुट्ठी बांधी हुई थी। फिर उसने कहा, मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वहाँ कोई गिफ्ट नहीं था, बल्कि उसके सामने इस वक्त अहान था, जिसके गले में एक बड़ा सा गिफ्ट के ऊपर लगाने वाला रिबन लटक रहा था। साथ ही उसके ऊपर एक लेबल भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था, फॉर माई लव। उसे देख मयूरी अपने मन में सोचने लगी, क्या अहान खुद को मुझे गिफ्ट करना चाहते हैं? मयूरी ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उससे कहा, अहान, अगर मुझे आपका दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया तो क्या मैं उसे रिजेक्ट कर सकती हूँ? उसकी बात सुन अहान ने नाराज़ होते हुए कहा, क्या तुम में इतनी हिम्मत है? तुम मेरे गिफ्ट के लिए अब मुझे मना नहीं कर सकती। तुम चाहो तो चेक कर सकती हो कि तुम्हारा गिफ्ट कैसा है। अहान कितना हैंडसम था कि कोई भी उसे अपनी नज़रें नहीं हटा सकता था, और हैंडसम होने के साथ उसका क्लास और स्टाइल भी बहुत क्लासी थे। कितने ही लोग तो उसे नज़रें मिलाने से भी डरते थे। इस वक्त मयूरी खुद पर अहान की सांसें महसूस कर पा रही थी, पर जल्दी ही उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे सब पता है, आपको कोई गिफ्ट समझ नहीं आया होगा, इसलिए आप मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो गलत बात है अहान। अहान आज तक आपको रिजेक्ट करता आया था, पर यह फर्स्ट टाइम था जब कोई उसे रिजेक्ट कर रहा था। उसने अपनी नाराज़ आंखों से मयूरी को घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में गिफ्ट वापस करना चाहती हो? उसकी बात सुन मयूरी उसे हक करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपको क्यों वापस करूंगी? मैं बस ये कह रही हूँ
कि आप गिफ्ट देने में चीटिंग कर रहे हैं। आप तो पहले ही मेरे हैं, तो जो चीज़ ऑलरेडी मेरी है आप मुझे उसे दोबारा गिफ्ट कैसे कर सकते हैं। फिर उसने आगे कहा, ऐसे तो फिर आगे से मैं भी आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाऊंगी और बिल्कुल आपकी तरह खुद पर रिबन लगाकर आपको गिफ्ट कर दूंगी। क्या ये ठीक रहेगा? उसने तुरंत कहा, हाँ ओके, बल्कि मैं तो कहूँगा कि तुम मुझे मेरे बर्थडे पर भी यही गिफ्ट दो। उसकी बात सुन मयूरी हैरानी से उसे देखने लगी। वो अपने मन में बोली, ये तो चीटिंग है। मयूरी ने गुस्से से कहा, मिस्टर रायजादा, आप मुझे अपनी बातों में मत उलझाइए, आप मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए। उसकी बात सुन अहान उसके करीब आने लगा और फिर दोनों ने अच्छा टाइम साथ में बिताया। डिनर करने के कुछ देर बाद वो दोनों सोने चले गए। मयूरी अहान के रूप में ही सोई हुई थी, पर तभी अहान का फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन की आवाज़ सुन अहान ने जल्दी से फ़ोन साइलेंट किया और अपना कोट उठाकर रूम के बाहर आ गया। बाहर वर्धन उसका वेट कर रहा था। अहान ने उसे देखते ही कहा, क्या तुम्हारी उससे बात हुई? वर्धन ने कहा, यस सर, हमने उससे बात कर ली है। उसकी बात सुन अहान अपना कोट पहनकर बाहर जाने लगा। तभी 2 कदम चलकर उसने पीछे मुड़कर अपने रूम की तरफ देखा। उसे मयूरी की टेंशन हो रही थी। जब से मयूरी का एक्सीडेंट हुआ था तब से अहान को उसकी ज़्यादा चिंता रहती थी। वो सोते हुए कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी और कभी कभी तो सपनों में डर कर जग जाती थी। जब भी ऐसा होता था अहान उसके साथ रहकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता था और फिर कहीं जाकर वो सो पाती थी। अब अहान उसे कभी भी अकेले नहीं सोने देता था। हर रात किसी न किसी बहाने से उसे अपने पास बुला लेता था। बाहर जाने से पहले उसने रिया से कहा, मेरे साथ वर्धन है, तुम यहीं रहकर मेरे बेडरूम के बाहर ध्यान रखो। अगर मयूरी जग जाती है तो मुझे तुरंत कॉल करना। ओके सर। अहान तेज़ी से बाहर निकला और कार में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। जल्दी ही उसकी कार एक सुनसान और बहुत बड़े मैदान में पहुंच गई। तेज़ हवा चल रही थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। वहाँ सिर्फ हल्की सी चांद की रोशनी के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। अहान ने अपनी कार का शीशा नीचे करके देखा तो कुछ दूरी पर एक स्पोर्ट्स कार खड़ी थी जिसके बाहर कोई खड़ा था। कार की आवाज़ सुनकर आर्यन ने पीछे मुड़कर देखने लगा। अहान की कार की रोशनी में आर्यन के चेहरे की उदासी और अकेलापन साफ देखा जा सकता था। अहान अपनी कार से बाहर आ गया। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था तो वहीं आर्यन ने वाइट कलर का सूट पहना था। वर्धन वहीं खड़ा सब देख रहा था। अहान और आर्यन दोनों साथ साथ खड़े थे, पर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। अहान को इतनी देर तक कुछ ना बोलता देख आर्यन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या मिस्टर अहान रायजादा ने मुझे यहाँ सिर्फ हवा खाने के लिए बुलाया है? उसकी बात सुन अहान ने कुछ देर रुककर कहा, आप इस शहर में रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि यहाँ किसी को ढूंढने के लिए आए थे। अहान उससे सवाल नहीं कर रहा था, बल्कि उसे उसकी हकीकत बता रहा था। उसकी बात सुन आर्यन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसकी ओर देखा, पर फिर कुछ नहीं कहा। तब अहान ने आगे कहा, आप जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं, क्या वो मयूरी है? उसकी बात सुन आर्यन अपने चेहरे पर आई हैरानी को छिपा नहीं सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी उसके बारे में पता लगा लेगा और उसके सामने आकर ही इस बारे में बात करेगा। अहान रायजादा सूरत की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी था, पर वो एक बिजनेसमैन के साथ साथ पहले एक मार्शल आर्टिस्ट भी रह चुका था। उससे लड़ाई मोल लेने वाला इंसान हारने के बाद भी अपने हारने की वजह नहीं जान पाता था। आर्यन और अहान रायजादा ने आज तक एक दूसरे से कभी सीधे मुँह बात तक नहीं की थी। आर्यन ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो बिज़नेस के अलावा भी उससे कभी बात करेगा। उसकी बात सुन आर्यन ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए कहा, तो क्या आप यहाँ से जानने आए हैं कि मैं किसे ढूंढने आया हूँ और मयूरी कौन है? आर्यन अपने मन में यही सोच रहा था कि अहान रायजादा एक बहुत बड़ा आदमी है। अगर वो एक ऐसी लड़की से शादी कर लेगा जो किसी बड़े परिवार से न हो और उसका स्टेटस अहान के स्टेटस को मैच ना करता हो, तो शायद उनका रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर रायजादा फैमिली को मयूरी के पास्ट के बारे में कुछ भी गलत पता लग जाए तो वो उसे अपनाने से मना कर देंगे। आर्यन जैसे ही उसे कुछ कहने लगा कि अहान ने कहा, नहीं। आर्यन ने हैरान होकर कहा, क्या कहा आपने? अहान ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में मयूरी के लिए प्यार साफ नज़र आता था। अहान ने कहा, जिस दिन से मैंने मयूरी को पसंद किया है उसी पल से मेरे लिए एक पास्ट की सारी बातों की अहमियत ख़त्म हो गई थी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मयूरी कौन थी।
मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिसे मैं आज प्यार करता हूँ वो मेरी मयूरी है। उसकी बात सुन आर्यन ने हैरानी से उससे कहा, तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आहान ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से ही वो इतनी परेशान है। आर्यन की वजह से ही मयूरी अपने पास्ट को लेकर इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। आर्यन ने कुछ सोचकर कहा, क्या तुम सच में ये बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि मयूरी का पास्ट कैसा था? क्या तुमने कभी ये सोचा कि वो पहले किसी को पसंद करती थी और क्या पता वो उसे दिल से प्यार करती हो? इतना कहकर वो आहान की आंखों में देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा, पर आहान को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने कहा, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उसके पास्ट का हिस्सा नहीं बन सका, पर अब से उसकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम मेरी है और मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। और हाँ, अब तुम्हें भी ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। उसने आगे कहा, आज तुम्हें परी के स्कूल के बाहर उसे सब कुछ बताने का मौका मिला था, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें देखकर लगता है शायद तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो, और यही वजह थी जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा। आर्यन उसे हैरानी से देख रहा था। आहान उसके करीब गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे लगता है तुम्हें भी मयूरी की फीलिंग्स की उतनी ही परवाह है जितनी मुझे है, पर अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए कि मयूरी के लिए क्या अच्छा रहेगा। अपनी बात पूरी करके आहान वहाँ से जाने लगा, पर तभी उसे आर्यन के हंसने की आवाज़ आई। उसकी हंसी बढ़ती जा रही थी, उसमें एक पागलपन सुनाई दे रहा था। फिर अचानक हंसते हंसते वो बोला, मिस्टर आहान रायज़ादा, हर इंसान सेल्फिश होता है, तो आप मुझसे अच्छा बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, वो भी दिल के मामले में? अब जब आपको पता चल ही चुका है कि मुझे मयूरी की फ़िक्र है, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसका मैं खुद ख्याल रखना चाहूँगा। उसकी बात सुनकर आहान ने गुस्से भरी आवाज़ में उससे कहा, वो तुम्हें कभी नहीं चुनेगी, तुम उसे पहले ही खो चुके हो। अब मयूरी सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ आहान रायज़ादा की। आहान के हाथों की मुठ्ठियाँ गुस्से से कस गई थी। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि अगर मयूरी को ये बात पता चल गई कि वो पहले किसी और से प्यार करती थी, तो क्या वो उसके साथ रहेगी? वो सपने में भी ये बात सोच नहीं सकता था कि शनाया के बाद अब मयूरी भी उसे छोड़कर चली जाएगी। उसके मन में ये सब बातें घूमती रहती थी। तभी उसे रिया का कॉल आया। उसने कहा, सर, आपके जाने के कुछ देर बाद मिस मयूरी जग गईं। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मयूरी ने उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए आहान से गुस्से में कहा, मिस्टर रायज़ादा, जैसे ही मेरी आंख लगी आप तुरंत यहाँ से गायब हो गए। मुझे पता है इस वक्त आप ऑफिस में नहीं हैं। बताइए आप किससे मिलने गए हैं? अगर आपने मुझे सच सच नहीं बताया तो आज के बाद मेरे करीब आने की सोचना भी मत। कुछ देर तक आहान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो रोने का नाटक करते हुए बोली, क्या आप मुझसे छिपकर किसी और लड़की से मिलने गए हैं? आप सच में बहुत बुरे हैं आहान, आप चीटर हैं। अब आप भी मुझे मत रोकना, मैं परी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। उसकी बात सुन आहान कहीं जाकर रिलैक्स हुआ। उसने अपनी भौहें चढ़ाई, फिर स्माइल करते हुए कहा, अच्छी अच्छी प्रिंसेस बनकर मेरा वेट करो, मैं अभी तुम्हारे पास तुम्हारे रूम में आ रहा हूँ। अपनी बात ख़त्म करके आहान ने फ़ोन कट किया और बिना एक भी बार आर्यन की तरफ देखे सीधा अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। अब इस अंधेरी रात और सुनसान जगह पर बस आर्यन ही रह गया था। उसने फ़ोन पर मयूरी की सारी बातें सुन ली थी, उसकी खनकती आवाज़, उसका आहान की तरफ झुकाव और प्यार और उसकी झूठी नाराज़गी, सब कुछ। वो इस वक्त अपनी रोशनी के ख्यालों में खोया बस यही सोच रहा था कि क्या उसे अपनी रोशनी को खुद से दूर ऐसे ही चले जाने देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रात में रायज़ादा मैंशन लाइट से जगमगा रहा था। मयूरी लिविंग रूम में काउच पर बैठी बैठी चिप्स खा रही थी। तभी उसे याद आया और उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, काफ़ी रात हो चुकी है, तुम अब रेस्ट करो, मैं यहीं रहकर आहान का वेट करती हूँ। नौकर काका भी इस वक्त वहीं थे। मयूरी ने उन्हें भी रेस्ट करने को कहा। तभी रिया ने कहा, मिस मयूरी, सर ने मुझे कहा है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके साथ ही रहूं। तभी सुमित काका ने कहा, जी मयूरी मैडम, मुझे भी साहब ने आपका ध्यान रखने को कहा है, मैं उनके आने से पहले यहाँ से नहीं जा सकता। मयूरी जानती थी कि अब इन लोगों को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बात तो आहान की ही मानेंगे। उसने कहा, अच्छा आप लोग चिप्स खाएंगे? इस पर काका ने हंसते हुए कहा, मयूरी मैडम, इतने ज़्यादा चिप्स आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, मैं आपके लिए कुछ फ्रूट्स ले आता हूँ।
तभी बाहर से आहान की कार रुकने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मयूरी खुश हो गई। उसने अपने चिप्स का पैकेट एक तरफ रख दिया और खड़ी हो गई। उसे देख आहान ने भी अपनी दोनों बाहें फैला दी और मयूरी आकर उसके गले लग गई। फिर उसने उससे अलग होकर कहा, आप कहाँ गए थे? आपको पता है मैंने कितना बुरा सपना देखा? मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। कहते कहते उसका गला भर आया। उसे हमेशा ही अकेले सोने से डर लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो इस पूरी दुनिया में अकेली हो। फिर आज तो उसके दिमाग में आर्यन के कहे शब्द भी घूम रहे थे। आज उसे फिर अपने सपने में वही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। उसने देखा उस आग में वो सब लोग फंसे हुए थे जिनसे भी वो प्यार करती थी। इसमें आहान और परी भी थे। और जब वो जगी तो आहान भी उसे वहाँ नहीं दिखा, इसलिए वो घबरा गई। आहान ने मयूरी को कसकर गले लगाते हुए कहा, अब मैं आ गया हूँ मयूरी, सब ठीक है? इतना कहकर वो प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। मयूरी वैसे बहुत स्ट्रांग थी, पर कुछ दिनों से उसकी लाइफ में ऐसी बातें हो रही थी कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसने परी को कब, कहाँ और कैसे जन्म दिया था। और अब आर्यन भी अचानक से उसके सामने आ गया था और उसे उसके पास्ट में ले जाना चाहता था। आहान मयूरी को रूम में ले गया और उसे काका के लाए हुए फ्रूट्स खिलाने लगा। मयूरी उसकी गोद में सिर रखकर लेटी तो कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सोते सोते वो भी बड़बड़ा रही थी, आहान चलिए ना, हम परी के साथ कहीं बाहर चलकर मस्ती करते हैं। हम तीनों हमेशा यूं ही साथ रहेंगे। उसकी बात सुन आहान ने उसे प्यार से कहा, ठीक है तुम सो जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इतना कहकर आहान ने उसके माथे पर एक किस कर दी। अगली सुबह जब मयूरी जगी तो आहान रूम में नहीं था। वो उठकर नीचे गई। उसने देखा आहान परी को अपनी गोद में लिए सर्वेंट से कुछ बात कर रहा था। जैसे ही परी ने मयूरी को वहां आते देखा तो वो तुरंत आहान की गोद से उतरकर उसकी तरफ भागी। उसने कहा, मम्मा, डैडी ने कहा है कि वो हमें बाहर लेकर जा रहे हैं। मयूरी को इस बारे में कुछ कुछ याद तो था, पर उसे ये नहीं याद था कि उसने आहान को इस बारे में कहा था या नहीं। इसलिए वो उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई। फिर आहान ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहा, हम तीनों बाहर बिल्कुल एक फैमिली की तरह जाएंगे। उसने आगे कहा, मयूरी तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। जल्दी ही वो तीनों तैयार होकर कार में बैठ गए। तभी मयूरी ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, इतनी जल्दी में आपको ये प्लान बनाने की क्या ज़रूरत थी? आज हम वहाँ नहीं जा सकते। सुबह बाबू भाई का फ़ोन आया था। वो मुझे कह रहे थे कि आज मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग होने वाली है और मुझे मीटिंग में प्रेजेंट रहना होगा क्योंकि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ। आहान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने सब हैंडल कर लिया है और मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी की एप्लीकेशन भी डाल दी है। उसकी बात सुन मयूरी ने हैरान होकर कहा, क्या लीव एप्लीकेशन? पर बाबू भाई तो। आहान ने फिर उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैंने सब मैनेज कर लिया है, मेरी उनसे भी बात हो गई है, सो रिलैक्स। आहान ने कुछ देर बाद कहा, वैसे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी सिक लीव की जगह शादी के लिए लीव एप्लीकेशन डाल दूंगा। उसकी बात सुनते ही मयूरी डर गई और बिल्कुल चुप होकर बैठ गई। तभी उसे याद आया, मैंने आहान से ये तो पूछा ही नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पर तभी कार एक वाटर पार्क के सामने आकर रुकी। परी ने जैसे ही ये देखा वह खुश हो गई। फिर वो तीनों वाटर पार्क में चले गए। मयूरी अंदर जाकर काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। वहाँ करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ थी। साथ में मौसम भी आज बहुत सुहाना था। आहान और परी एक साथ एक परिवार की तरह साथ में समय बिताकर मयूरी की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। तभी आहान ने उसके करीब आकर कहा, वैसे यहाँ फोटोग्राफर भी नहीं है। उसकी बात सुन मयूरी हैरान हो गई और सोचने लगी, इस वाटर पार्क में फोटोग्राफर क्या कर रहे हैं? हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वाटर पार्क में आकर सब बहुत खुश थे, पर मयूरी को ऐसा लग रहा था जैसे फोटोग्राफर्स के वहाँ होने की वजह से उनके रंग में भंग पड़ गया था। वो जानती थी कि आहान सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत फेमस था। अगर ऐसा वैसा कुछ भी छप गया तो उनकी ज़िंदगी में कलेश शुरू हो जाएगा। वो हैरान आंखों के साथ आहान को देख रही थी और आंखों से ही उससे सवाल कर रही थी। आहान उसकी बात अच्छे से समझता था, इसलिए उसने उससे कहा,
ये फ़ोटोग्राफर्स यहाँ पर बा के कहने की वजह से आए हैं। हमारा कोई फैमिली फ़ोटो नहीं है, इसलिए आज ही हमारे फ़ोटो क्लिक करेंगे। मयूरी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी और अहान उसे छेड़ने का ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, वैसे इस एक्सप्रेशन के साथ मेरी प्रिंसेस किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही है। अहान की बात सुनकर मयूरी ने अपना चेहरा ठीक किया और मुस्कुराने लगी। अगर वो फोटोग्राफर्स बा ने भेजे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मयूरी अब अप्सरा की तरह मटक मटक कर चल रही थी। उसे ऐसे देखकर परी बहुत खुश हो गई और उसके साथ खेलने लगी। तभी फोटोग्राफर्स भी फ़ोटो लेने के लिए तैयार हो गया। जब मयूरी ने ये देखा तो उसने अपने बाल सेट किए और फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए रेडी हो गई। उसके काले लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। अपने बालों को संभालते हुए वो बहुत अच्छी लग रही थी। मयूरी मन ही मन सोच रही कि इस बार तो उसकी बहुत अच्छी पिक्चर्स आएंगी। प्रपोज़ल वाले दिन तो वैसे भी वो बहुत बुरी लग रही थी। मयूरी ये सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके मुंह पर पानी आया। जब उसने इधर उधर देखा तो अहान ऑलरेडी स्विमिंग पूल में जा चुका था और वो ही उस पर पानी उछाल रहा था। मयूरी ने चिढ़ते हुए कहा, अहान ये आप क्या कर रहे हैं? अहान कुछ कह पाता उससे पहले ही परी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसने कहा, मज़ा आ गया, डैडी ने मम्मी को पानी से पूरा गीला कर दिया। वेल डन डैडी। मयूरी ने गुस्से में अहान की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की प्रिंसेस ने अब फाइटर का रूप ले लिया था और वो अहान से लड़ने के लिए तैयार थी। उसने अपनी हील उतारी और कहा, अहान मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलने के बाद वो उसकी तरफ भागने लगी। पूल में जाने के बाद मयूरी अहान पर पानी उछालने लगी। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए परी भी उसमें आराम से गई। तीनों एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक पानी में खेलते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ परी नहीं बल्कि तीनों ही छोटे बच्चे हों। थोड़ी देर खेलने के बाद तीनों थक गए, इसलिए वहीं पर लेट गए। अहान अहान के एक तरफ मयूरी थी तो एक तरफ परी। तीनों के चेहरों पर सुकून साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद मयूरी ने कहा, मैं सुंदर फ़ोटोज़ क्लिक करवाना चाहती थी, पर आपने पानी गिराकर मेरा चेहरा ही बिगाड़ दिया। अहान मुस्कुराया और उसने कहा, तुम चाहे जैसी भी लगो, मेरे दिल पर हमेशा राज करोगी। मयूरी तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे तुमसे बहुत प्यार है। इसके आगे मयूरी कुछ नहीं बोल पाई। वो बस चुपचाप अहान की बातें सुनती रहीं और उसे निहारती रहीं। शाम होने लगी थी। सूरज की रोशनी आसमान में लाली फैलाती हुई नजर आ रही थी। परी मयूरी की गोद में सोई हुई थी और मयूरी का सिर अहान के कंधे पर था। अचानक से मयूरी ने कहा, अहान आप जानते हैं मैं बहुत लकी हूँ। अहान ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस पर मयूरी ने कहा, बस ऐसे ही, ये सच है और मैं जानती हूँ इसलिए कह दिया। अहान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे वजह बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा। अब जब तुम अपनी बातें पूरी करोगी तब मैं आगे किसी टॉपिक पर बात करूँगा। तब मयूरी ने कहा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे आपके जैसा हैंडसम बॉयफ्रेंड मिला जो मुझे समझता भी है। यू मीन टू से मंगेतर? ये सुन मयूरी मुस्कुरा दी। उसने कहा, नहीं, अभी हमारी सगाई नहीं हुई ना, इसलिए सिर्फ बॉयफ्रेंड। इसके बाद उसने एक पॉज लिया और कहा, वैसे मेरे साथ आपको कोई कमी महसूस नहीं होती? अहान ने हैरानी से पूछा, कैसी कमी? तभी मयूरी ने कहा, मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। आपको ये अजीब नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए? अभी मैं चाहे जैसी भी हूँ, पर पहले मैं कैसी थी इसके बारे में तो ना आप जानते हैं और ना ही मैं। आपको इसके बारे में कैसा कैसा लगता है? वह बहुत उम्मीद से अहान को देख रही थी। वो सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहती थी, पर अहान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उससे कहा, मैं तुम्हारे ये बेकार के सवालों के जवाब देने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। आज की सच्चाई ये है कि मैं तुमसे और तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी परी ने नींद में कहा, और मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ। ये सुन वो दोनों मुस्कुरा दिए। जब तक तीनों घर पहुँचे तब तक रात हो चुकी थी। मयूरी ने अपना फ़ोन निकाला और एक मैसेज किया, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अगली सुबह शहर के एक बहुत बड़े कॉफ़ी शॉप पर मयूरी घबराते हुए पहुंची। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक से किसी ने पूछा, मैम, टेबल फॉर? ये मैनेजर था जो मयूरी से टेबल के बारे में पूछ रहा था। अचानक से आवाज़ सुनकर मयूरी घबरा गई। यह देखकर मैनेजर ने कहा, सॉरी, क्या मैंने आपको डरा दिया? मयूरी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था। मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ, वो शायद आ चुके हैं। ये सुन मैनेजर ने कहा, ओके, प्लीज़ एंजॉय योर डे। थैंक यू। इतना कहने के बाद मयूरी आगे बढ़ी। वो जानती थी कि वो जिससे मिलने आई थी वो पहुंच चुका होगा।
मयूरी इधर उधर देख रही थी। तभी उसे कोने की एक टेबल पर आर्यन बैठा हुआ नजर आया। वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, पर उसने आज अपने अतीत का सामना करने का फैसला कर लिया था। आर्यन इस वक्त अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक से उसकी नज़र जैसे ही मयूरी पर पड़ी तो तुरंत खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। मयूरी आज वहाँ पर उसे मिलने ही आई थी। आर्यन ने मयूरी के लिए कुर्सी निकाली और उसके बैठने के बाद उसके सामने जाकर बैठ गया। मयूरी ने कहा, थैंक यू। आर्यन ने कहा, मुझे आदत है। ये सुनकर मयूरी की भौहें चढ़ गईं, पर वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही आर्यन ने कहा, मैं हर लड़की के लिए ऐसा ही करता हूँ, शायद ये मेरा नेचर है। मयूरी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगी। तभी वहाँ पर वेटर आया और उन दोनों के हाथ में मेनू कार्ड दे दिया। मेनू देखने से पहले ही आर्यन ने कहा, यहाँ का हेजलनट लाटे बहुत टेस्टी है और उसके साथ सैंडविच और चॉकलेट पेस्ट्री भी। मुझे लगता है तुम्हें वो ट्राई करना चाहिए। मयूरी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर ऐसा है तो मैं वही ट्राई करना चाहूँगी। ऑर्डर लेने के बाद वेटर वहाँ से चला गया, पर मयूरी और आर्यन के बीच में कोई भी बात नहीं हुई। दोनों बस ऑकवर्ड तरीके से बैठे थे। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर भी आ गया था, पर वो अब भी चुप थे। मयूरी को देखकर आर्यन ने कहा, तुम आज भी वैसी ही हो, सिंपल और सोबर। ये सुनकर मयूरी ने आर्यन को देखा और कहा, मुझे मेरा अतीत बिल्कुल याद नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। उसने पेस्ट्री का एक बाइट लिया और नीचे देखते हुए हिम्मत करके पूछा, क्या हम एक दूसरे के बहुत करीब थे? ये सुन आर्यन कॉफ़ी पीते पीते रुक गया। उसने कहा, हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे और पक्के दोस्त थे। ये बात सुनकर मयूरी घबरा गई। उसने मन में सोचा, पक्के दोस्त थे, वो भी बचपन से? मुझे तो पहले ही कुछ याद नहीं है, और अब ये दोस्ती। हे भगवान, प्लीज़ मेरे और आर्यन के बीच में दोस्ती से ज़्यादा कोई रिश्ता ना हो तो अच्छा है। अगर आर्यन मुझे भुला नहीं पाया तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मयूरी ये सब सोचकर अपना दिमाग घुमा ही रही थी कि इतने में आर्यन ने कहा, तुम बहुत प्यार से मुझे AR बुलाती थी और मैं तुम्हें रोशु कहता था। मयूरी ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यन उससे ऐसी बात कहेगा। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उसने सोचा, मेरे और आर्यन के बीच कहीं प्यार का गहरा रिश्ता तो नहीं था। मयूरी ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। तब आर्यन ने कहा, तुम दिन भर मुझसे चिपकी रहती थी, किसी लीच की तरह। मैं तुम्हें जितना दूर करने की कोशिश करता था, तुम मेरे उतना करीब आती थी। पर फिर जब तुम मुझसे इतनी दूर हो गई, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। जब तुम गायब हो गई तो मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। आर्यन की बातें सुनकर मयूरी ने चैन की सांस ली। अगर आहान सुन लेता कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो फिर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करता। पर अब जब मयूरी जान गई थी कि वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त मानते थे, तो उसने चैन की सांस ली। अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो तुरंत आर्यन की आंखों में देखने लगी और उसने पूछा, आप कह रहे हैं कि आप मुझे बचपन से जानते हैं, तो फिर आपको तो ज़रूर पता होगा कि मेरे पेरेंट्स कौन थे और इस वक्त वो कहाँ पर हैं। ये सुनकर आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया। वो इस बारे में जैसे कुछ कहना ही नहीं चाहता था, पर मयूरी ने जिद की, प्लीज़ मुझे सच बता दीजिए। अगर मेरा परिवार है तो मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, और अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप बस मुझे सच बता दीजिए। आर्यन ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हो गई थी। मयूरी की आंखों से पानी आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की धड़कनें रुकने वाली हों। ये खबर उसे किसी सदमे की तरह मिली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। आर्यन मयूरी की उलझन समझ पा रहा था, इसलिए उसने कहा, मयूरी, ये सब अतीत की बातें हैं। अब तुम्हारे पास अपनी एक फैमिली है, उस पर ध्यान दो, शायद तुम आगे बढ़ सको। इसलिए भगवान ने तुमसे तुम्हारी याददाश्त छीन ली। इसे भगवान की मर्जी समझो मयूरी। मयूरी ने बहुत हिम्मत करके पूछा, उनके साथ क्या हुआ था? आर्यन ने कहा, उन सब बातों को भूल जाओ मयूरी, जो होना था वो हो गया। आप अपने आज और आने वाले कल पर ध्यान दो। ये सब बातें करते हुए आर्यन बहुत शांत लग रहा था, पर वो ये सब बातें अपने दिल पर पत्थर रखकर बोल रहा था। मयूरी की आंखों में आहान के लिए प्यार था, उसके लिए नहीं। वो बस इतना चाहता था कि मयूरी उस पर भरोसा कर सके। आर्यन की बातें सुनकर मयूरी ने कहा, अगर मैं सब भूल ही गई हूँ तो फिर उनके बारे में याद करके भी क्या फ़ायदा होगा। शायद मुझे मेरे अतीत के बारे में खोज भी नहीं करनी चाहिए। मयूरी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे और वो उन सब सवालों के जवाब चाहती थी, पर वो जितना अपने अतीत के बारे में सोचती थी, उसे उतनी ही तकलीफ़ होती थी।
उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, बस उसके सामने आग की लपटों का फ्लैशबैक आ रहा था। अचानक से उसने अपना सिर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। ये देखकर आर्यन ने कहा, मयूरी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मयूरी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आर्यन उसके पास आया और उसे पकड़ते हुए उसने कहा, मयूरी मेरी बात सुनो, ये सब सोचना बंद कर दो। देखो तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, तुम उस पर ध्यान दो। तुम इतनी खुश हो, बस अपनी ज़िंदगी इसी खुशी से जीती रहो। अपना अतीत भूल जाओ, वैसे भी उसमें कुछ यादें रखने के लायक नहीं था। ये ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है और खुशहाल है। मयूरी ने पूछा, फिर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आर्यन ने कहा, अपनी तसल्ली के लिए। मैं देखना चाहता था कि तुम कैसी हो। अब मैंने देख लिया है कि तुम ठीक हो, तो अब मेरा दिल सुकून में है। अगर अहान तुम्हें कभी भी परेशान करे तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मयूरी ने कहा, अहान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो कभी मुझे परेशान नहीं करेंगे। तुम अहान से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ, बहुत। इतने में मयूरी का फ़ोन बजने लगा। कॉल अहान का था। मयूरी ने तुरंत कॉल उठाया और बात करने लगी। हाँ अहान, मैं आ जाऊंगी। आर्यन मुझे ड्रॉप कर देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ऑफिस उनके रास्ते में ही पड़ेगा। मैं कहाँ बदल गई हूँ, आप क्या कुछ भी बोल रहे हैं? अच्छा बाबा सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं जब ऑफिस आऊँगी तब सबसे पहले आपके पास आऊँगी। आप नाराज़ मत हो, प्लीज़ मान जाइए ना। जब मयूरी ने फ़ोन रखा तो वो स्क्रीन को देखकर मुस्कुरा रही थी। आर्यन ये देखकर हैरान था। मयूरी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो कभी सॉरी नहीं बोलती थी, बल्कि सामने वाले से बुलवाती थी। उसे हैरानी से देखते हुए आर्यन ने पूछा, क्या अहान सच में तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है? मयूरी ने कहा, हाँ, अब जिद कर रहे हैं कि वो मुझे लेने आएंगे। ये सुन आर्यन ने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर कोई और लड़की अहान के करीब आ गई तो? ये सवाल सुन मयूरी चौंक गई। मयूरी इस बात को कैसे जवाब देगी? उसका ये सवाल सुन मयूरी चौंक गई थी, पर फिर अगले ही पल उसने स्माइल करते हुए कहा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अहान मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। और अगर मुझे कभी लगा कि वो अगर कोई और लड़की उनके करीब आने की कोशिश भी कर रही है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मयूरी सपने में भी अहान को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। वो अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगी, अहान सिर्फ मेरे हैं, वो कभी किसी और के नहीं हो सकते। मैं उन्हें इस पूरी दुनिया की लड़कियों से बचाकर अपने पास रखूंगी। इतना सोच उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो आज बहुत खुश थी, जैसे उसे जीने का कोई मकसद मिल गया हो। वो विंडो से बाहर देख कर अहान का वेट करने लगी। आर्यन भी बस उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद अहान भी वहाँ पहुँच गया। जब मयूरी ने बाहर उसकी कार देखी तो वो तुरंत अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई और फिर वहाँ से जाते हुए बोली, अच्छा मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने पीछे मुड़कर आर्यन से कहा, क्या आप हमारी इंगेजमेंट में आना चाहेंगे? आर्यन ने हाँ में सर हिलाया और स्माइल करते हुए कहा, श्योर। उसकी बात सुन मयूरी स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई। आर्यन उसे बस जाते हुए देखता रहा। जब मयूरी आहान के पास गई तो आहान ने उसे कसकर गले लगा लिया और फिर अपना सिर झुकाकर उसके फोरहेड पर किस कर दिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। आर्यन खिड़की का सहारा लेकर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। जब उसने मयूरी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल देखी तो उसकी सारी टेंशन एकदम गायब हो गई। आहान ने मयूरी को कार में बिठाया और फिर मुड़कर कैफ़े की तरफ देखने लगा। तभी उसकी नज़रें आर्यन से जा मिली। वो भले ही एक दूसरे से दूर खड़े हों, पर उन दोनों ने जैसे आंखों ही आंखों में अपनी बात कह दी थी। तभी मयूरी ने उससे कहा, आहान आप अभी भी बाहर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। इतना कहकर वो कार में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने मयूरी को अपनी बाहों में खींचा और कहा, तुमने उससे सब पूछ लिया? उसकी बात सुन मयूरी ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और उसे वो सब कुछ बताया जो आर्यन ने उसे बताया था। आहान चुपचाप उसका हाथ पकड़े उसकी बात सुन रहा था। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मयूरी अपने पास्ट को भूल चुकी है। बस वो इतना चाहता था कि वो अब हमेशा उसकी और परी के साथ रहे। तभी मयूरी ने उसे पूछा, तो मैं अब ऑफिस जाऊँ? आहान ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, तुम वापस रायज़ादा मैंसन जा रही हो। बा तुम्हारा वेट कर रही हैं। इंगेजमेंट की सारी तैयारियां बा अपने तरीके से करने वाली थी। आहान की इंगेजमेंट के बारे में अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया था, पर हाई सोसाइटी के ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता लग गया था। आहान ने मयूरी से कहा, बा ने इंगेजमेंट के लिए कुछ डेट्स बताई हैं, हमें उन 3 डेट्स में से कोई एक डेट सिलेक्ट करनी है। उसने आगे कहा, एक डेट आज से ठीक 1 हफ्ते बाद की है, दूसरी डेट आज से ठीक 8 दिन बाद की और तीसरी डेट 10 दिन बाद।
बातें करते करते अब तक वो लोग रायजादा मैंसन पहुंच चुके थे। जैसे ही वो दोनों कार से बाहर आए, बा जो काफ़ी देर से लिविंग रूम में उनका वेट कर रही थी वो भी बाहर आ गईं। उन्होंने कहा, तो बच्चों बताओ तुम किस डेट पर इंगेजमेंट करना चाहते हो। बा ने उन्हें 3 ऑप्शन दिए थे, जिसका मतलब था ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, और उसके बाद मयूरी ऑफिशियली हान रायजादा की फियांसे बन जाएंगी। मयूरी को ये सब कुछ जल्दी लग रहा था, इसलिए वो बा से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर जब उसने उनके चेहरे पर खुशी देखी तो वह उन्हें कुछ नहीं कह पाई। वो हान की तरफ देखने लगी, पर तभी हान ने बा से कहा, बा आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। मयूरी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। वहीं हान की बात सुनकर बा ने खुशी से चहकते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें मौका दिया था कि तुम अपने अकॉर्डिंग इंगेजमेंट के लिए एक डेट फिक्स कर लो, पर क्योंकि तुम दोनों ही कुछ नहीं बता रहे हो तो मैं अगले हफ्ते की डेट फाइनल कर देती हूँ। उस दिन का मुहूर्त भी काफ़ी अच्छा है और ये थोड़ा जल्दी भी है। इतना कहकर वो घर के नौकरों को सभी काम समझाने लगी। उन्होंने कहा, हमें अभी से सारी तैयारियां शुरू कर लेनी चाहिए और सभी मेहमानों को भी इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। मेरे पोते हान की इंगेजमेंट होने वाली है। इतने वक्त बाद घर में खुशी का मौका आया है। मैं बहुत धूमधाम से इसे मनाना चाहती हूँ। इंगेजमेंट के बाद तो मयूरी भी इस घर की मालकिन बन जाएगी। शनाया के जाने के बाद रायजादा मैंसन में कोई भी खुशी का मौका नहीं आया था, पर अब बा अपनी खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी। जैसे ही इंगेजमेंट की डेट फिक्स हुई, पूरे रायजादा मैंसन में चारों ओर खुशी और एक्साइटमेंट नजर आने लगी। नौकर भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे। वहीं मयूरी और अहान स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे थे। अहान कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देख रहा था तो मयूरी पिछले कुछ सालों के इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड देख रही थी। वो चाहती थी कि वो अहान को इम्प्रेस करने के लिए ऑफिस में और भी अच्छा काम करे, ताकि अहान उसके टैलेंट को देखकर उसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे। उसे इतना बिजी देख अहान ने उसे कहा, तुम कहाँ बिजी हो मैडम? मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ। तुम आखिर कर क्या रही हो? मयूरी जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, अहान की बात सुन वो बिना सोचे समझे बोल पड़ी, मैं बस यही सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझे और भी ज़्यादा प्यार करने लग जाएं और हमेशा के लिए बस मेरे ही हो जाएं। उसकी बात सुन अहान हैरानी से उससे देखने लगा कि उस झल्ली के मन में भी पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। फिर वो अजीब तरीके से स्माइल करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी ओर आता देख मयूरी ने जल्दी से अपना लैपटॉप उठाया और बोली, हर किसी की लाइफ का एक मकसद होता है, मेरा भी है, मैं उसी के बारे में सोच रही थी। इतना कहकर वो वहाँ से भागने लगी, पर तभी उसे वर्धन और रिया आते हुए दिखाई दिए। रिया वर्धन से कह रही थी, सर यही है मिस मयूरी के साथ। फिर वो नॉक करके अंदर आ गए। वर्धन ने अहान के पास आकर कहा, सर एक बुरी खबर है। इतना कहकर उसने अपने फ़ोन को अहान के सामने रख दिया और उसे कुछ दिखाने लगा। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर अहान की आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें लिखा था, अपने माँ बाप को मारने वाली लड़की बनेगी बिजनेस टाइकून अहान रायजादा की फियांसे। उस न्यूज़ के नीचे मयूरी की फैमिली के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसमें यह भी बताया गया था कि मयूरी के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। इतना ही नहीं, वहाँ आग लगने के बाद की एक फ़ोटो भी थी। जैसे ही लोगों ने ये न्यूज़ देखी, सब अपने अपने कमेंट्स लिखने लगे। सिर्फ 1 घंटे में ही वहाँ हज़ारों लाखों कमेंट्स आ गए थे। तभी मयूरी ने आंखें बढ़कर वर्धन के फ़ोन में देखते हुए कहा, क्या हुआ? क्या मुझसे जुड़ी कोई बात है क्या? पर जैसे ही उसने न्यूज़ की वो हेडलाइंस देखी तो वो हैरान रह गई और उसका लैपटॉप उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। लोगों के एक के बाद एक कमेंट्स आ रहे थे। मुझे तो लगता है उसने अपने माँ बाप को तो मार ही डाला, पर अब मिस्टर अहान रायजादा को भी मारना चाहती है। ऐसी लड़की को जीने का कोई हक नहीं है, उसे मर जाना चाहिए। उसके माँ बाप को भी शर्म आती होगी कि उन्होंने ऐसी लड़की को जन्म दिया। ये सब करके भी वो इतना आराम से कैसे रह सकती है? मेरे अहान रायजादा से दूर रहो मर्डर। ऐसी खूनी लड़की अहान रायजादा को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। ये सब देखकर मयूरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने वर्धन के हाथों से फ़ोन लिया और फिर से सब कुछ देखने लगी। उसे इतने परेशान और दुखी देख अहान ने उसकी आंखों को अपने हाथों से कवर कर दिया और तुरंत उसे अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया। उसने मयूरी को शांत करते हुए कहा, मयूरी ये न्यूज़ अभी अभी इंटरनेट पर डाली गई है और ज़रूरी नहीं है कि ये सब सच हो। तुम्हें सिचुएशन को समझना होगा। ऐसे समय में परेशान होने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा वेट करो, मैं सब कुछ पता लगाता हूँ। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी बात सुनकर मयूरी सिर हिलाते हुए उसके गले लग गई। अहान परी मयूरी को इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने वर्धन से कहा, पता लगाओ ये खबर किसने डाली है, क्योंकि कोई तो है जिसने ये सब इंटरनेट पर डलवाया है। रायजादा फैमिली सूरत की सबसे पावरफुल फैमिलीज़ में से एक थी, इसलिए मीडिया भी
बिना किसी पक्के सबूत के आहान के साथ ये सब करने के बारे में नहीं सोच सकती थी। अभी अभी राजदादा फैमिली ने इंगेजमेंट की न्यूज़ पब्लिक में बताई थी, तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी न्यूज़ तुरंत मीडिया में चारों तरफ फैल गई हो। उसे वर्धन से फिर से कहा, सबसे पहले इस बारे में आर्यन रायचंद से पता लगाओ। उसकी बात सुन मयूरी ने उसके बाजू पकड़ते हुए कहा, नहीं आर्यन ने ये न्यूज़ मीडिया को नहीं दी, वो ऐसे इंसान नहीं है। मयूरी को भी नहीं पता था कि उसे आर्यन पर इतना यकीन क्यों था, पर फिर भी वो उसे अब एक दोस्त मानती थी। आहान ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, आई नो एंड आई ऑल्सो बिलीव हिम। इसलिए तो मैं उसे मिलकर इस खबर की सच्चाई पता लगाना चाहता हूँ। पर तभी मयूरी के पास आर्यन का कॉल आ गया। उसका कॉल देखकर मयूरी ने खुद को रिलैक्स करते हुए एक लंबी सांस ली और कॉल स्पीकर पर डाल दी। आर्यन ने कहा, मैंने अभी अभी न्यूज़ देखी, मैं अभी राजदादा मैंशन आ रहा हूँ। मयूरी उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी वर्धन, जो अब अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, उसने चिल्लाकर कहा, सर एक विटनेस मिला है जिसने ये एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा था। उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मिस मयूरी ने ही अपने पेरेंट्स की जान ली है। ये सुन मयूरी थोड़ा घबराने लगी। आहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मयूरी ने कहा, मैं ठीक हूँ। उसने कुछ सोचते हुए आगे कहा, मुझे इनमें से एक भी बात याद नहीं है, इसलिए जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिल जाता मैं इनमें से किसी बात पर यकीन नहीं करूँगी। इतना कहकर वो अपने फ़ोन में वर्धन का बताया हुआ इंटरव्यू देखने लगी। आहान भी उसके करीब जाकर उस इंटरव्यू को देखने लगा। उस वीडियो में एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। वो दिखने में भी ठीक ठाक ही लग रही थी। उसने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी और धीमी आवाज़ में कह रही थी, वो मेरी बहन है, मैं दोनों एक साथ बड़े हुए थे, मेरा नाम नैना है और उसका रोशनी। मयूरी ने अपनी याददाश्त खोने के बाद पहली बार अपने बारे में किसी को बात करते सुना था, पर आर्यन ने तो कहा था कि अब उसकी फैमिली में से कोई ज़िंदा नहीं है। फिर अचानक उसकी बहन कहाँ से आ गई? अगर ये सच में मेरी बड़ी बहन है तो पिछले 4 सालों में ये मुझे मिलने क्यों नहीं आई? और अब जब मेरी इंगेजमेंट की खबर चारों तरफ फैल चुकी है तो ये मीडिया के सामने आकर ये सब क्यों कह रही है? क्या मेरी बहन मुझसे इसलिए नफ़रत करती है क्योंकि मेरी वजह से मेरे माँ बाप की जान गई? मयूरी यह सब सोच रही थी कि तभी उसने उस लड़की के आगे का इंटरव्यू सुना। हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली थी, हम सब एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे, पर तभी एक दिन रोशनी से कोई गलती हो गई जिसे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, बल्कि वो मॉम डैड से झगड़ा कर रही थी। अचानक उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में आकर अपने रूम में आग लगा दी। मॉम डैड भी उसे बचाने के चक्कर में उसी में झुलस कर मर गए। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये एक छोटा वीडियो क्लिप था जिसमें नैना ने अपने चेहरा झुका कर रखा हुआ था। उसके बालों की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो इस वक्त सबको बहुत लाचार लड़की लग रही थी जिसकी बातों पर कोई भी यकीन कर ले। आहान राजदादा और मयूरी की इंगेजमेंट की न्यूज़ के बाद मयूरी पर लगे ऐसे इल्ज़ामों की वजह से सनाया ज्वेलर्स के मार्केट शेयर की प्राइसेस पर असर पड़ने लगा था। ये देख आहान ने वर्धन से कहा, तुरंत पता लगाओ कि ये वीडियो किसने अपलोड किया है और जल्द से जल्द इसे हटाने की कोशिश करो। और हाँ, इस लड़की के बारे में भी पता लगाओ जो अपना नाम नैना बता रही है। ओके सर, आहान ने आगे कहा। और हाँ, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए बाबू भाई से कह दो, जो अपने तरीके से वहाँ सब हैंडल कर लेंगे। तब तक मैं यहाँ पर कुछ हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। उसकी बात सुनकर वर्धन तुरंत अपने काम में लग गया। तभी नौकर ने आकर आहान से कहा, साहब वो मिस्टर आर्यन रायचंद आए हैं, वो आपका नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात सुन आहान मयूरी का हाथ पकड़कर नीचे चला गया। जब आर्यन ने मयूरी के चेहरे पर शांति देखी तब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। वो दोनों भी आर्यन के पास काउच पर जाकर बैठ गए। आर्यन मयूरी को ही देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या आप दोनों ने इंटरनेट पर जो न्यूज़ देखी और वीडियो देखी है? उसकी बात सुन आहान ने कुछ नहीं कहा, बस मयूरी की तरफ देखने लगा। मयूरी ने तुरंत कहा, क्या वो लड़की सच में मेरी बड़ी बहन है? उसकी बात सुन आर्यन ने उसके पास्ट के बारे में बताने लगा। दरअसल उस वक्त मैं अपनी माँ के साथ रहता था। तुम्हारा घर हमारे घर के पास में ही था, इसलिए मैं अक्सर तुमसे मिलने आता था। जब तुमसे मुझे पहली बार देखा था तो तुमने मेरे पास आकर कहा कि तुमने मेरे जैसा हैंडसम लड़का पहले कभी नहीं देखा और इसलिए तुम मुझे अपने साथ रखना चाहती थी। उसकी बात सुन मयूरी घबरा कर आहान की तरफ देखने लगी। आहान ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और अजीब तरह से स्माइल करने लगा। मयूरी ने उसके हाथ को प्यार से थपथपाते हुए कहा, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, आपको इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उसकी बात सुन आहान फिर से अजीब तरीके से स्माइल करने लगा।
तभी आर्यन ने आगे कहा, मैं रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस था, इसलिए मुझ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली थी। हम दोनों साथ में हाई स्कूल गए थे। जब रोशनी को कुछ समझ नहीं आता था तो वो मुझसे पूछ लेती। रोशनी ने कॉमर्स में अपनी पढ़ाई पूरी की। उसकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो कुछ भी अगर एक बार देख लेती तो उसे याद कर लेती थी। उस वक्त सब लोग उसे मिस मेमोरी कहते बुलाते थे। आहान और मयूरी बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। तभी आर्यन ने आगे कहा, मैं कभी तुम्हारे मॉम डैड से नहीं मिल पाया था, बस तुम्हारी दीदी से ही मिला था। उन दिनों मेरी फैमिली कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होने वाली थी। ये बात मैं तुम्हें बताने आया था। साथ में तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री भी लाया था। बस तभी मैंने तुम्हें वहाँ लास्ट टाइम देखा। जाने से पहले मैं तुम्हें एक लेटर देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे घर के अंदर गया। उस दिन मैं पहली बार तुम्हारे घर के अंदर आया था, पर वो किसी नॉर्मल घर की तरह नहीं लग रहा था। वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे, पर मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली फ़ौरन में ही सेटल हो गई। वहाँ जाकर भी मैंने अपनी रोशनी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 6 महीने बाद जब मैं वापस इंडिया आया तो तुम्हारा घर जल कर राख हो चुका था और वहाँ तुम नहीं थी। तुम्हारी फैमिली में से बस एक लड़की बची थी, जिसे किसी दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। मैंने तुम्हारे बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, पर मुझे कुछ नहीं पता लगा। मैं इतने सालों में अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों से मिला था। फिर 4 साल पहले गायब हुई क्वींस रिंग मेरे सामने आई, जो तुम्हें बहुत पसंद थी। तुम कहा करती थी कि जब भी तुम्हारा प्यार मिलेगा तुम उसे वो रिंग गिफ्ट करोगी। रोशनी के बारे में बात करते हुए आर्यन इमोशनल हो गया था। मेरी रोशनी बाकी लड़कियों से अलग थी। लड़कियों से ज़्यादा उसे लड़कों से दोस्ती करना पसंद था। उसने लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए मुझसे पियानो बजाना सीखा। उसकी सेल्फ डिफेंस स्किल्स भी काफ़ी अच्छी थी। तुम मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट थी। ये सुन आहान एकदम हैरान रह गया। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद वो ये नहीं जान पाया कि मयूरी भी मार्शल आर्ट जानती थी। आर्यन ने आगे कहा, मुझे जब उस क्वींस रिंग के बारे में पता लगा कि वो ऑक्शन में आने वाली है तो मुझे तुरंत तुम्हारा ध्यान आया, पर फिर भी मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं लग पाया था। मयूरी आर्यन से अपने बारे में जितनी सारी बातें सुनकर घबरा गई थी। वो बीच बीच में आहान के चेहरे की ओर भी देख रही थी। आहान को भी अब तक ये बात पता लग गई थी कि बा की बर्थडे पार्टी पर मयूरी इतने अच्छे से पियानो कैसे बजा रही थी। मयूरी को भी अब तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आर्यन से पियानो बजाना इसलिए सीखा ताकि वो लड़कों को इम्प्रेस कर सके। उसे अचानक आहान का ख्याल आया और वो उसे देखते हुए बोली, आहान, हो सकता है पहले मेरा दिमाग ठीक ना हो, इसलिए आप प्लीज़ इन सब बातों को अपने दिल से मत लगाइएगा। वहीं आहान अपने मन में सोच रहा था, तो इसने पियानो के साथ साथ मार्शल आर्ट भी सिर्फ लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए सीखी थी। अगले ही पल उसने मयूरी की तरफ स्माइल करते हुए कहा, तो मयूरी, तुमने अब तक कितने लड़कों को अपने टैलेंट से इम्प्रेस कर लिया? उसकी ये बात सुनकर मयूरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, पता नहीं, मुझे अब ठीक से कुछ याद नहीं है। मुझे लगता है वो मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैं उन्हें भूल गई। अगले ही पल आहान ने नाराज़ होते हुए कहा, तो इसका मतलब कुछ वक्त बाद शायद मैं भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहूँगा और शायद तब तुम मुझे भी भूल जाओगी। उसकी बात सुन मयूरी ने हड़बड़ी में कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दिल में आपके अलावा और कोई नहीं है। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। फिर उसने आहान के करीब जाकर कहा, कसम से मैंने आज तक आप जितना हैंडसम और हॉट लड़का कहीं नहीं देखा। आपकी तो बात ही अलग है। अतीत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आहान, आज मैं जानती हूँ कि मैं मर कर भी आपको नहीं भूल सकती। उसकी बात सुन आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अपने मन में बोला, झल्ली। पर अगले ही पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया, तो क्या ये मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार करती है क्योंकि मैं बहुत हैंडसम और हॉट हूँ? और अगर इन फ्यूचर इसे मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम लड़का मिल गया तो क्या ये मुझे छोड़ देगी? मयूरी के साथ रहकर आहान भी ऐसी बातें सोचने लगा था। इतना सोचकर उसने जल्दी से मयूरी को अपने करीब खींचकर कहा, मयूरी, अगर तुमने कभी मुझे छोड़कर जाने का सोचा भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो। मयूरी और आहान काफ़ी धीरे धीरे बातें कर रहे थे, इसलिए आर्यन उनकी बातें नहीं सुन पा रहा था। वो आराम से बैठकर अपनी चाय पी रहा था। कुछ देर बाद आहान ने कहा, अगर हमें इस बात का पता लगाना है कि ये लड़की सच बोल रही है या नहीं, तो हमें मयूरी के पुराने घर जाकर देखना होगा। आर्यन ने कहा, हाँ, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। आर्यन को मयूरी से अलग हुए लगभग 10 साल हो चुके थे, इसलिए उसे अब बस कुछ कुछ बातें ही याद थी।
जल्दी ही वो मयूरी के पुराने घर पर पहुंच गए। आर्यन ने उस घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने सुना है अभी अभी इस घर को किसी ने खरीदा है। आग लगने की वजह से सब लोग इसे मनुष्य घर समझते थे। मयूरी इस घर के बाहर का आंगन वाला हिस्सा देख पा रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ कुछ बातें याद आने लगी। वो अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोली, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ। उसे ऐसे परेशान देख कर आहान उसके करीब आया और प्यार से बोला, मयूरी कोई जल्दी नहीं है, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत दो। मयूरी खुद को शांत करके उसके गले लग गई। आर्यन ने अपनी कार उस घर के आगे लगा दी और वो कार के बाहर आ गया। वो उस राख के मैदान में खड़ा खुद को दोष दे रहा था कि अगर वो उस वक्त यहाँ होता तो उसकी रोशनी को इतना सब कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता, शायद वो उसे बचा लेता। तभी उसने कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं आंगन में एक झूला रखा होता था जहाँ तुम बैठकर अपनी बुक्स पढ़ती थी और कभी कभी अपनी और हैंडसम लड़कों की तस्वीरें भी बनाती थी। ये सुन मयूरी तुरंत जल्दी से सफाई देते हुए बोली, वो तो मैं बस ऐसे ही। इतना कहकर उसने आर्यन की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए देखा। वो उसे इशारा करते हुए कहने लगी कि वो इतना सब डिटेल में आहान के सामने ना बताए, वरना आहान उसे छोड़ेगा नहीं। आर्यन ने फिर कहा, तुम और भी बहुत सी चीज़ों में इंटेलिजेंट थी मयूरी। मुझे याद है मैंने एक बार तुम्हें ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग की कॉपी दिखाई थी। तुमने एक नज़र में ही देखकर बता दिया था कि वो पेंटिंग रियल नहीं है। तुमने और भी ना जाने कितने ही टैलेंट्स थे। आर्यन हमेशा छिप कर ही अपनी रोशनी से मिला करता था। वो जब भी उसे कुछ सिखाता था तो उसे लगता था कि उसे पहले ही इन सब के बारे में नॉलेज थी। मयूरी को बेशकीमती ऑयल पेंटिंग्स के बारे में बहुत कुछ पता था, पर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद रोशनी ये सब कैसे जान सकती थी, ये उसे आज तक समझ नहीं आया। आर्यन रायचंद फैमिली का बेटा था, इसलिए उसे ये सब सिखाया गया था, पर मयूरी, उसे ये सब पहले से कैसे आता था। आर्यन को ये बात जानकर भी बहुत हैरानी होती थी कि रोशनी बिजनेस फील्ड की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती थी। कभी कभी आर्यन उसका टेस्ट लेने के लिए उसे अपने डैड के बिजनेस की केस स्टडी दिखाता था और वो हमेशा ही सबसे अलग और बेहतरीन जवाब देती थी। रोशनी उससे हमेशा बिजनेस रिलेटेड बातें पूछती रहती थी और वो भी उसे सब बताता रहता था। तभी आर्यन के दिमाग में उन बॉडीगार्ड्स का ख्याल आया जो उसके घर के बाहर खड़े रहते थे। उसने कहा, अगर सच में रोशनी की एक मिडिल क्लास फैमिली थी तो इतने सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ क्या कर रहे थे। उसकी बातें सुन मयूरी को भी कुछ कुछ याद आने लगा। उसने कहा, हाँ, यहाँ एक अमरूद का पेड़ भी था। मुझे अमरूद बहुत पसंद थे, इसलिए मेरी फैमिली ने वो यहाँ लगवाया था। उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, क्या तुम्हें अब याद आने लगा है। मयूरी ने कहा, हाँ, पर मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, पर सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। बहुत सोचने पर भी मयूरी को अपनी बड़ी बहन और फैमिली के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे बस वो आग की लपटें दिखाई देती थी जिसमें कभी कभी वो खुद को भी जलते हुए देखती थी। इसलिए उसे लगता था कि क्या पता नैना की बातों में कोई सच्चाई हो। वो अपने मन में सोचने लगी, क्या सच में मैंने अपने ही परिवार को ख़त्म कर दिया। क्या मैं अपने परिवार के लिए मनहूस थी। मयूरी के दिमाग में अजीबोगरीब सवाल आ रहे थे। तभी उसने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, क्या उस वक्त आपके मेरे आसपास किसी और को भी देखा था, मेरे मम्मा पापा या मेरी बड़ी बहन को। उसकी बात सुन पहले आर्यन ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सच में तुम्हारे मम्मी पापा थे या नहीं। उन लोगों का तुम्हारे लिए बिहेवियर काफ़ी अजीब था। तुम्हारी फैमिली को जल्द ही हम दोनों के मिलने का पता लग गया था, इसलिए वो तुम पर गुस्सा हो गए थे, पर फिर भी रोशनी छिपकर मुझसे मिलती थी। आर्यन ने उसे बताया कि कैसे जब भी वह उससे काफ़ी उसकी फैमिली के बारे में पूछा करता था तो वो कुछ नहीं बताती थी, इसलिए उसने और उसकी माँ ने भी उसके बारे में पूछना बंद कर दिया था। उसने रोशनी के घर में 2 अधेड़ उम्र के लोगों को देखा था, पर वो रोशनी को बहुत रिस्पेक्ट देकर बात करते थे। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी से इस तरह कभी बात नहीं कर सकते थे। तभी मयूरी ने अनजाने में ही आर्यन का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, और नैना का क्या, आपने कहा था मेरे साथ एक और लड़की रहती थी। आर्यन अपने मन में सोचने लगा, मेरा ध्यान तो मेरी रोशनी से कभी हटता ही नहीं था, शायद इसलिए मैंने कभी उसके अलावा किसी और को ठीक से नोटिस ही नहीं किया। इसलिए मयूरी की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे साथ एक और लड़की रहती थी। उसकी बात सुन मयूरी हैरान होकर उसे देखने लगी। मयूरी को इतना हैरान और परेशान देखकर बहुत से देर तक चुप खड़ा रहा। आहान उसके सिर पर प्यार से हाथ थपथपाते हुए बोला, मयूरी, तुम थोड़ा रिलैक्स करो। इतना कहकर वो आर्यन और मयूरी के बीच जाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल मयूरी को भी ध्यान आया
और उसने तुरंत अपना हाथ आर्यन के हाथों से हटा लिया। वो समझ गई थी कि आहान को उसे ऐसे देखकर जलन हो रही थी, इसलिए उसके पास आ गया था। मयूरी उसके करीब जाकर बोली, वायडो। उसकी बात सुनकर आहान ने उसे अपनी ओर खींच लिया और फिर आर्यन की तरफ देखने लगा। आर्यन उन्हें ऐसे देख स्माइल करने लगा। फिर वो पास ही बने अपने पुश्तैनी घर आ गया। वो लोग तो फ़ौरन शिफ्ट हो गए थे, इसलिए यहाँ अब इस घर की देखभाल के लिए कुछ लोगों को रखा गया था। आर्यन ने वहाँ खड़े होकर बालकनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो मेरा रूम है। वहाँ तुम मुझसे पियानो सीखने के लिए आती थी और कभी कभी तो वहीं सो भी जाती थी। उसकी बात सुन आहान को मन ही मन बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि आर्यन और मयूरी ने पहले बहुत सारा समय एक साथ बिताया था। उसे इस बात की नाराज़गी थी कि वो मयूरी की उस ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाया। वो अपने मन में सोचने लगा, अगर मयूरी की याददाश्त नहीं गई होती तो उन दोनों का रिश्ता कैसा होता। अगर किसी दिन मयूरी की याददाश्त वापस आ गई तो क्या होगा। मयूरी ने जैसे ही आहान के चेहरे की तरफ देखा, उसने कहा, अब वो सब बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं और आपने ही तो कहा था कि आपको मेरे पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुन आहान ने कहा, मयूरी मुझे नहीं पता कि तुम बचपन से ही फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट थी। वहीं मयूरी भी अपने मन में सोच रही थी, क्या सच में इन्हें मेरे पास से इतना फ़र्क पड़ रहा है। मयूरी ने आहान की तरफ देखा तो उसके अतीत के बारे में सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसने मन में सोचा, अभी तक तो मुझे कुछ याद नहीं है, तब इनकी आंखें खून की तरह लाल हो गई हैं। अगर मेरा अतीत ऐसा वैसा कुछ हुआ तो मेरा और आर्यन का रिश्ता भी तो नहीं याद मुझे। उसने कह दिया अच्छे दोस्त थे, तो क्या मुझे मान लेना चाहिए। हाँ, मान लेना ही चाहिए। नहीं, पता नहीं। मयूरी इन सब ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी आर्यन की आवाज़ से चौंक गई। मयूरी। हाँ, क्या हुआ। मयूरी ने हड़बड़ाते हुए कहा। तब आर्यन ने कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत बार मेरे पास आकर सो जाया करती थी। तुम्हें मेरा हाथ पकड़कर सोना बहुत पसंद था। बहुत बार ऐसा होता था कि तुम्हें रात को नींद नहीं आती थी, तब तुम मेरे पास आ जाती थी और मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास सो जाती थी। ये सब बातें सुनकर मयूरी ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने मन में सोचा, कोई इसके मुंह पर टेप लगाओ, कहीं जिसका मुझे डर है वही ना हो जाए। उसने आहान को देखा और कहा, आहान, मिस्टर आर्यन जो भी बोल रहे हैं वो सब अतीत की बातें हैं जिसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है, और मैं तो इन्हें सिर्फ दोस्त मानती थी ना, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आहान ने कुछ सेकंड कुछ नहीं कहा, तब मयूरी ने फिर से कहा, आहान, हर किसी के बचपन से अजीब सी यादें जुड़ी हुई होती हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपका भी तो अतीत था, पर मैंने उसे अपनाया ना, आपको भी अपना लेना चाहिए। ये सुनकर आहान ने कहा, मुझे मेरा अतीत याद था और मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, पर तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है। आहान ने ये बात गुस्से में बोली थी, इसलिए उसे एहसास नहीं हुआ कि मयूरी को ये बात बुरी लग गई थी, पर मयूरी ने इसके बारे में जाहिर नहीं होने दिया। आहान ने कहा, तुम ऐसे ही किसी के बेड पर जाकर कैसे सो सकती हो। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके लिए आहान को शांत करना बहुत ज़रूरी था। उसने अब सिर पकड़ लिया था, क्योंकि आर्यन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार उसके बचपन से जुड़े लड़कों के किस्से बता रहा था। आहान का दिल जलकर राख हो चुका था। मयूरी आहान के करीब आ गई और उसने कहा, आहान, मेरे दिल में सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। मैं आपके अलावा ना किसी का हाथ पकड़ूंगी, ना ही किसी को प्यार करूंगी। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। मेरे दिल, दिमाग और शरीर पर सिर्फ आपका हक है। ये बात बोलते ही मयूरी की जीभ निकल गई। उसे लगा कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। भले ही वो आहान से बहुत प्यार करती थी, पर उसका इस तरह से सबके सामने अपने प्यार का इजहार करना और हक देना शायद सही नहीं था। जब आहान ने ये बात सुनी, तब उसके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका सारा गुस्सा धुएं की तरह उड़ चुका था। उसने मयूरी का माथा चूम लिया और कहा, झल्ली। जब वो वापस बाहर आए तो आहान ने आर्यन से पूछा, मिस्टर आर्यन, आपने कहा था कि आपने यहाँ पर किसी और लड़की को भी देखा था। वो कौन थी? आपको याद है वो कैसी दिखती थी? आर्यन ने याद करते हुए कहा, वो लड़की रोशनी की उम्र की ही थी। दिखती भी उसके जैसी ही थी। पतली दुबली, सुंदर साफ चेहरा और काले लंबे घने बाल। वो ज़्यादातर दरवाजे के पास खड़ी होती थी और वो हमेशा अलग तरह के कपड़े पहनती थी। उसका स्टाइल काफ़ी अलग था। उसके बाद आर्यन को कुछ और याद आया। उसने कहा, जब मैंने पहली बार उस लड़की को देखा था तब वो बिल्कुल रोशनी जैसी लग रही थी, इसलिए मैं तुरंत उसके पास भागा, पर पास जाने पर पता चला कि वो रोशनी नहीं थी। आहान ने फिर पूछा, तुम्हें याद है कि वो एग्जैक्टली कैसी दिखती थी? आर्यन मुस्कुराया और उसने कहा,
मैंने कभी उसे ध्यान से नहीं देखा था। मेरी नज़र और ध्यान हमेशा मेरी रोशनी पर ही रहता था। एक बार फिर मयूरी ने अपना सर पकड़ लिया। उसने सोचा इतनी मुश्किल से तो इस वायडो को शांत किया था, कहीं फिर से गुस्सा ना हो जाए। पर मयूरी की सोच के अपोजिट इस बार आहान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब क्या कर सकते हैं, मेरी मयूरी है ही इतनी प्यारी कि उस पर से किसी की नज़र हट ही नहीं सकती। ये सुनकर मयूरी ने मन में सोचा, वाह, वायडो का दिल मुलायम भी हो सकता है। आहान जानता था कि आर्यन ये सब बातें जोर देकर बार बार क्यों दोहरा रहा था। अब उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मयूरी ने उनके सामने कह दिया था कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है। वो लोग वहाँ पर नैना के बारे में पता करने आए थे, इसलिए आर्यन को ऐसा बार बार नहीं कहना चाहिए था। आहान समझ गया था कि आर्यन बस उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो शायद अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आहान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया था। उसने मयूरी को अपने करीब खींचा और प्यार से कभी उसके गाल खींचता तो कभी उसका हाथ पकड़ लेता। मयूरी भी ये सब समझ रही थी, इसलिए कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। फिर उसने अचानक से आर्यन से पूछा, क्या आपको सच में उस लड़की का चेहरा याद नहीं है? उसकी हाइट, उसका स्टाइल? क्या आपके घर जो लड़की आती थी वो भी वही थी? मयूरी को अपने आसपास की जगह तो जानी जानी पहचानी लग रही थी, पर उसे आर्यन की बताई हुई कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। उसके लिए उसकी सब बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। तभी आर्यन ने कहा, वो काफ़ी हद तक तुम्हारे जैसी ही दिखती थी। आहान ने अब मयूरी की तरफ देखा और कहा, मयूरी, वो लड़की और टीवी वाली लड़की एक ही है या नहीं, ये पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम उसका डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। उसने जिस चैनल पर इंटरव्यू दिया है, उस चैनल के पास उसका नाम, पता और नंबर ज़रूर होगा। दोनों इस बात से सहमत थे। डीएनए टेस्ट करवाना इस बात का पता लगवाने के लिए सबसे आसान तरीका था। अगर आहान रायजादा और आर्यन रायचंद मिलकर किसी इंसान का पता लगाना चाहें तो यह उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। वो ये काम आसानी से कर सकते थे। आहान जब वहाँ से जाने लगा तो अचानक रिया भागते हुए वहाँ आई और उसने कहा, सर वो लड़की। आहान ने पूछा, कौन लड़की? रिया ने कहा, वो इंटरव्यू वाली लड़की नैना। हम नैना को ढूंढ रहे थे, पर वो तो खुद चलकर यहाँ आ गई है। जब उसे पता चला कि आप लोग यहाँ पर आए हैं तो वो भी यहाँ आ गई है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। गार्ड्स ने उसे बाहर रोका हुआ है। रिया ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी मयूरी ने आहान से अपना हाथ छुड़वाया और बाहर भाग गई। इतने सालों में आज पहली बार उसे अपने परिवार के बारे में कुछ पता चलने वाला था। कोमा से निकलने के बाद आज ऐसा कुछ पहली बार होने वाला था। मयूरी जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि एक लड़की वहाँ खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। बॉडीगार्ड ने उसे घेर कर रखा था। जैसे ही नैना ने किसी के कदमों की आहट सुनी, उसने सामने देखा। जब उसे मयूरी नजर आई तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुझे हमारी खुशियों को आग लगाकर चैन नहीं मिला क्या? मर क्यों नहीं गई तू? नैना जिस तरह से ये बातें बोल रही थी, उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो मयूरी से बहुत नफरत करती है। वो उसे मारना चाहती थी, पर बॉडीगार्ड ने उसे रोक रखा था। नैना बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, तेरी मनहूसियत की वजह से ऐसा हुआ। मेरा परिवार तेरी वजह से ख़त्म हो गया। तुझे जितनी बद्दुआएं दो उतनी कम होगी। भगवान करे तो कभी खुश ना रहे और एक बहुत बुरी मौत मरे। ऐसा लग रहा था अगर बॉडीगार्ड नैना को छोड़ देते तो वो वही उसे जान से मार देती। जब नैना अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, तब उसके चेहरे से स्कार्फ हट गया और उसके चेहरे पर एक बहुत बेहुदा निशान सबको दिखाई दिया। ऐसा होते ही नैना ने अपना मुंह हाथों से ढक लिया और नीचे बैठ गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे मत देखो, मेरे चेहरे से नज़र हटा लो। नैना ने स्कार्फ से एक बार फिर अपना चेहरा ढक लिया। उसने खुद को संभाला और मयूरी से कहा, यह सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू नहीं होती तो आज मम्मी पापा भी जिंदा होते और मेरे चेहरे पर भी ये दाग नहीं होता। तू भी मर क्यों नहीं जाती? तेरे जैसी पनौती को तो मर जाना चाहिए। वो मयूरी पर झपटने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी आहान वहाँ पर आया। वो उसे रोकना चाहता था, पर मयूरी ने उसे हाथ से इशारा करके पीछे कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि आहान ऐसा कुछ भी करे जिससे उसकी इमेज पर सवाल उठे। मयूरी नैना को घूर रही थी। उसे उसका चेहरा बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। उसने एक कदम आगे लेते हुए पूछा, आप मेरी बड़ी बहन हो? वो नैना को ऊपर से नीचे तक देखती रही। दूर से देखने में बिल्कुल उसके जैसी ही लग रही थी, पर उनके चेहरे काफ़ी अलग थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बहनें थीं। मयूरी की बात सुनकर तो जैसे नैना पर अंगारे ही बरसने लग गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, तेरी जैसी बहन होने से तो अच्छा है कि मेरी बहन ही ना हो। अपने आप को मेरी बहन कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब नैना ने देखा कि आहान भी वहाँ पर खड़ा है, तब उसने आहान से कहा,
मिस्टर रायजादा, इसकी खूबसूरती के पीछे मत जाइए, ये बहुत मनहूस है। इसने मेरे परिवार को तो खा ही लिया, आपके परिवार को भी खा जाएगी। रायजादा परिवार को कुछ हो गया तो आप लोग क्या करेंगे? अगर आपको कुछ हो गया तो आपका सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। सारा बिजनेस आपके सौतेले काका काकी के पास चला जाएगा। इससे रिश्ता जोड़ने के बाद आप बर्बाद हो जाएंगे। अपनी माँ के बारे में सोचिए, अपनी बच्ची के बारे में सोचिए। ये डायन है जो सबकी खुशियाँ खा जाती है। नैना जिस तरह से ये सारी बातें बोल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो रायजादा परिवार पर पूरा रिसर्च करके आई थी। वो जो भी बोल रही थी उसका एक एक शब्द सच था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंतज़ार कर रही थी कि कब अहान मयूरी का हाथ छोड़े और मयूरी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। मयूरी ने जब नैना की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से में लाल थी और उनमें नफ़रत साफ दिखाई दे रही थी। कोई अपनी बहन से इतनी नफ़रत कैसे कर सकता है? मयूरी आगे बढ़ी और उसने कहा, नैना, आपने कहा कि मैं मनहूस हूँ और जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। आपका कहने का मतलब क्या था? नैना ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि आज तुम मुझसे सवाल कर रही है। मम्मी पापा ने सबसे ज़्यादा तुझे प्यार किया और तूने उन्हें ही मार दिया। मयूरी का दिल जैसे गले में आ गया था। उसने कहा, मैंने मार दिया? नैना ने कहा, हाँ, तेरी जान बचाने के चक्कर में ही तो वो जल के राख हो गए। उनके शरीर की कोई निशानी नहीं बची थी, सब राख हो गया था। ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें तुझे बचाना था। तुझे बचाने के चक्कर में उन दोनों की जान चली गई और मेरे चेहरे पर हमेशा के लिए है दाग रह गया। अब तेरी वजह से मुझे मुँह छिपाकर घूमना पड़ता है। ये सारी बातें सुनकर मयूरी बहुत दुखी हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। नैना का एक एक शब्द उसके दिल पर तीर की तरह लग रहा था। मयूरी के मन में सवालों का बवंडर था जिसे वो चाहकर भी सुलझा नहीं सकती थी। क्या सच में ये सब मेरी वजह से हुआ था? क्या सच में मैंने अपने मम्मी पापा को मार दिया? नैना की इस हालत की जिम्मेदार क्या सच में मैं ही हूँ? कहीं ये सब जानने के बाद अहान मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? मयूरी की रूह कांप गई। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें आने लगी। आग की लपटें, एक जलता हुआ घर और उसके बीच में खड़ी वो खुद। दो लोग उसके सामने खड़े थे और उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। मयूरी भागने की कोशिश कर रही थी पर भाग नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। उसने किसी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, पर वो इंसान कौन था जो उसे बाहर जाने के लिए कह रहा था? जाओ बेटा, जाओ यहाँ से, तुम्हें अभी अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी है। वादा करो तुम हमेशा खुश रहोगी और खुलकर अपनी ज़िंदगी जियोगी। इन सब बातों में मयूरी का सिर घूम रहा था। अभी भी उसे सब कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा था, पर वो आग की लपटें, वो उसका सबसे बुरा सपना थी। ये सब बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वो पुरानी बातों को याद करने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसका सिर फटने लगा। वो ज़मीन पर बैठ गई, फिर अचानक ज़ोर से चिल्लाई। उसे ऐसे देख आर्यन उसकी ओर बढ़ा, मयूरी। पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही आहा ने झुककर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। फिर प्यार से उसे समझाते हुए कहा, मयूरी, तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रही हो? ये सब हम पर छोड़ दो, हम अभी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसकी बात सुन मयूरी ने अपना सिर उठाया और अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली, मुझे मेरे अतीत की कुछ कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। वो बड़ी बड़ी आग की लपटें, उनमें उनमें सब कुछ जलकर राख हो रहा था। मयूरी खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर अपने दिमाग से उन तस्वीरों को हटा ही नहीं पा रही थी। उस दिन जब मयूरी को हॉस्पिटल में होश आया, तब उसकी याददाश्त जा चुकी थी और तब से उसे उन आग की लपटों में फंसे होने का सपना आता था। वो उस आग से बचकर भाग जाना चाहती थी, पर उसके पैर वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे और साथ ही वहाँ कुछ और भी लोग आग में फंसे हुए थे। ये सब इमेजिन करके मयूरी का दम घुटने लगा था। फिर सुजल ने उसकी मदद की, पर आज नैना के शब्दों ने उसे फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया था। तभी नैना ने कहा, अगर तुम में ज़रा भी इंसानियत है तो अपने माँ बाप को मारने की सज़ा तुम्हें खुद अपने आप को देनी चाहिए। अब जब हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है तो तुम्हें भी खुश रहने का कोई हक नहीं। तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और अगर आज मयूरी अकेली होती तो नैना पक्का उसे कुछ नुकसान पहुंचा देती। जब वो लगातार मयूरी पर चिल्लाए जा रही थी तो आहान ने उसकी ओर घूर कर देखा। उसकी ऐसी नज़रें देख नैना डर के मारे कांपने लगी। तभी आहान ने मयूरी को दोनों कंधों से पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, मयूरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर मुझे तुम्हारे साथ जहन्नुम में भी जाना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुन जैसे मयूरी को एक अलग ही हिम्मत मिल गई हो। वो नैना के पास जाकर बोली, तुमने कहा कि मेरे मॉम डैड ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, पर तुम उस वक्त कहाँ थी? उसकी बात सुन नैना ने गुस्से से उसे कहा, क्या तुम अंधी हो?
जो तुम्हें मेरा जला हुआ चेहरा दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं भी उस आग में जलकर मर जाती तो अच्छा रहता? फिर किसी को भी ये पता नहीं चलता कि तुमने ही अपने माँ बाप की जान ली है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए और तुम्हें जेल में डलवा देना चाहिए। तुम्हारी जगह सिर्फ वही है। नैना गार्ड को धक्का देकर मयूरी की तरफ बढ़ी, पर उस पर चिल्लाते के अलावा और कुछ ना कर सकी। वो इस वक्त मयूरी पर इल्ज़ाम लगा रही थी और उसे कोस रही थी, पर मयूरी अब तक शांत हो चुकी थी। मयूरी ने कहा, इंटरव्यू में तुमने कहा था कि मैंने अपने माँ बाप से झगड़ा कर लिया था। मैं उनकी बात नहीं मान रही थी और गुस्से में आकर मैंने अपने रूम में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से वो उसमें जलकर मर गए। पर मुझे ये बताओ कि मैं अपने माँ बाप के साथ लड़ क्यों रही थी? उसकी बात सुन वो दंग रह गई। फिर दांत पीसते हुए बोली, तुम सब कुछ अपनी मर्जी से करना पसंद करती थी। तुम हर रोज़ मॉम डैड को परेशान किया करती थी। फिर जब मैं तुम्हें कुछ पूछती या कुछ कहती तो तुम आंगन में जाकर बैठ जाती। मयूरी ने सीधा जवाब देते हुए कहा, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। इतना कहकर वो आर्यन की ओर देखने लगी, ये जानने के लिए कि नैना की बातों में कितनी सच्चाई है। जब से नैना यहाँ आई थी तब से वह उसे कुछ नहीं कह रहा था और बहुत अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। तभी नैना ने मयूरी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने तो इतना सब कुछ कर दिया, तुम्हें अब वो सब याद कैसे रहेगा? इसलिए तो मुझे ये सब याद है, ताकि तुम भूल भी जाओ तो मैं तुम्हें याद दिला सकूं और तुमने जो किया है उसका मैं तुमसे बदला ले सकूं। जैसे ही नैना ने मयूरी का हाथ पकड़ा, मयूरी ने उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी और उसके घुटनों पर एक किक मारी, जिससे वो ज़मीन पर घुटनों के बल जा गिरी। फिर मयूरी ने उसकी ओर झुककर कहा, तुमने जो भी कहा उसमें से मुझे कुछ भी याद नहीं है। भले ही हमारे घर में आग लगी हो और तुम्हारा चेहरा भी बिगड़ गया हो, पर उस वक्त मैं कहाँ थी? 4 साल पहले घायल हालात में मयूरी सूजल को मिली थी, पर जब 10 साल पहले उसके घर में आग लगी होगी तो उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होगी। जब उसके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो इतने टाइम तक अचानक कहाँ गायब हो गई? और अगर नैना उससे इतनी नफरत करती थी तो उसने अब तक उससे बदला क्यों नहीं लिया? उसने पूरे 10 साल इंतज़ार किया और अब उसकी अहान से इंगेजमेंट होने वाली है तो वो अचानक कहीं से सामने आ गई। मयूरी के दिमाग में यही घूम रहा था। उसकी बात सुन नैना बोली, इसका जवाब तुम अपने आप से पूछो। मॉम डैड ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, पर फिर तुम बिना कुछ बताए वहाँ से गायब हो गई। तुम तो उन्हें आखिरी बार देखने तक नहीं आई और पूरे 10 सालों तक गायब रही। सबको यही लगा कि तुम अब मर चुकी हो। अगर आग से नहीं मरी तो एटलीस्ट शर्म से तो ज़रूर मर गई होगी। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी होगी और तुम अभी भी ज़िंदा होगी। फिर नैना ने बहुत अजीब ढंग से हंसते हुए कहा, तुमने क्या सोचा? अगर तुम अपना नाम बदल लोगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूंगी। तुम तो वो मनहूस हो जिसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई। अगर तुम जल भी गई होती ना, तब भी मैं तुम्हें पहचान लेती। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी मार दूं। नैना इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुकी थी और वो मन में आ रहा था उसे वो कहे जा रही थी, पर वो मयूरी को कोस ज़्यादा रही थी और उस आग के हादसे के बारे में बता कम रही थी। कुछ टाइम पहले जब मयूरी कोमा से बाहर आई थी तब सुजल ने उसे बताया था कि उसके गले में उसका एक आइडेंटिटी कार्ड भी था, जिसमें उसकी फ़ोटो के साथ उसका नाम रोशनी की जगह मयूरी लिखा हुआ था। इसी वजह से उसने ये नहीं सोचा था कि उसका कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। मयूरी को पहले का कुछ भी याद नहीं था, पर क्योंकि उसे अपने सपने में आग की लपटें दिखाई देती थीं, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी नैना की बात पर यकीन करना पड़ रहा था। वो अपने मन में सोचने लगी, अगर मैंने अपने मॉम डैड की जान नहीं ली तो उस हादसे के बारे में सोचकर हर बार मुझे इतना तेज़ सिर दर्द क्यों होता है? क्या सच में एक मनहूस थी जिसने अपने मॉम डैड को मार डाला और अपनी बहन का चेहरा बिगाड़ दिया? ये सब सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे ऐसे देख अहान ने उसे अपने गले लगा लिया। तभी रिया ने अहान के पास आकर कहा, सर कुछ पता चला है? अहान ने उसे बोलने का इशारा किया तो उसने कहा, 10 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था जिसमें एक पति पत्नी की आग में जलने से मौत हो गई थी और नैना जो उनकी बड़ी बेटी थी उसे उसके रिलेटिव ने गोद ले लिया था। फिर वो वहाँ से चले गए। उनकी एक छोटी बेटी भी थी, रोशनी। पर इतना कहते कहते वो रुक गई और धीरे से मयूरी की तरफ देखने लगी। फिर कुछ सेकंड बाद झिझकते हुए वो बोली, आग के बाद छोटी बेटी रोशनी कहाँ गायब हो गई थी? उसने आगे कहा, वो दोनों पति पत्नी आग में जलकर मर चुके थे और सबको यही लगा कि छोटी बेटी रोशनी भी उसी में जलकर मर चुकी होगी। इसका तो यही मतलब निकल रहा था कि नैना झूठ नहीं बोल रही थी। अहान ने रिया की तरफ देखते हुए कहा,
जिन लोगों ने नैना को गोद लिया, क्या तुमने उनके बारे में पता लगाया? रिया ने कहा, यस सर। वो दोनों पति पत्नी अपने सारे रिलेटिव्स की सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि हर तरह से हेल्प करते थे। उस दिन के बाद वो लोग नैना को गोद लेकर किसी दूसरे शहर में रहने लग गए। आहान ने ये सुना पूछा, अब कहाँ है वो लोग? मयूरी ने भी जब अपने बाकी रिलेटिव्स के बारे में सुना तो वो हैरान होकर रिया की तरफ देखने लगी। तभी रिया ने कहा, वर्धन सर उनको सबको ले आए हैं। जल्दी ही वो रायजादा मैंसन पहुंचने वाले हैं। रिया की बात सुन आहान ने मयूरी का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। कुछ कदम चलते ही वो रुका और नैना की तरफ देखने लगा। फिर उसने जोर देते हुए कहा, इस लड़की को भी वहां लेकर जाओ। ठंडी हवा चल रही थी। आहान ने मयूरी को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके कंधों पर अपना लॉन्ग कोट डाला हुआ था। मयूरी को भी आहान का साथ मिलने की वजह से काफ़ी हिम्मत मिल रही थी। उसने मयूरी को कार में बिठाया और खुद भी वहीं बैठ गया। जैसे ही वो कार का दरवाज़ा बंद करने लगा, दूसरी तरफ से आर्यन उनकी कार में आकर बैठ गया था। आहान उसे घूर कर देखने लगा। तभी आर्यन ने उसे धीरे से कहा, आप ही तो मुझे अपने साथ लेकर आए थे, तो क्या आप मुझे फिर से ड्रॉप नहीं करेंगे? अपनी बात खत्म करके आर्यन आराम से मयूरी के साथ वाली सीट पर बैठ गया। फिर वो मयूरी को देखकर प्यार से स्माइल करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर आहान का मन तो कर रहा था कि वो उसे लात मारकर कार से नीचे फेंक दे। वो जानता था कि आर्यन जानबूझकर मयूरी के साथ वाली सीट पर बैठा था, पर इस वक्त वो शांत रहा और ड्राइवर से कार चलाने को कहा। आर्यन के होठों पर अभी भी स्माइल थी। वो अपना सिर घुमाकर मयूरी को कुछ कहने ही वाला था कि तभी आहान ने मयूरी को अपनी बाहों में ले लिया। वो प्यार से मयूरी को साइड से गले लगाकर बैठा था और आर्यन उसे ऐसे देखकर चिढ़ रहा था। वो भले ही मन चिढ़ रहा हो, उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। फिर वो बोला, मुझे अब भी याद है, तुम्हें सर्दियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। सर्दियों में तुम मेरी बाहों में छिप जाती थी। उसकी बात सुन मयूरी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को इशारा करने लगी कि वो ये सब आहान के सामने ना कहे, वरना अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। पर आर्यन ने तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और वो बोलने लगा, सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, गर्मियों में भी तुम मुझे ढूंढते हुए आ जाती थी। तुम्हें एसी या फैन के नीचे बैठना पसंद नहीं था, इसलिए तुम मुझे हाथ से पंखा करने को कहती थी, और अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम मुझे अपने कपड़े उतारने की धमकी देती। जैसे ही आहान ने ये बात सुनी, उसने गुस्से से कार के दरवाजे पर जोर से एक मुक्का दे मारा। मयूरी घबरा गई और उसने आहान का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे डर लग रहा था कि आहान कहीं गुस्से में आकर उसे ही कार से बाहर ना फेंक दे। वो आहान की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, आहान तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे सही गलत की समझ नहीं थी। उसकी बात सुन आहान ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ क्योंकि तुम्हें तो स्मार्ट और हैंडसम दोस्त बनाने आते थे। उसकी बात सुन मयूरी अपने मन में बोली, लगता है आज मुझे इनसे कोई नहीं बचा सकता। आर्यन तो अभी भी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब वो आगे कुछ बोलने लगा तो मयूरी ने उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, मिस्टर आर्यन, हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे, अभी नहीं। उसकी बात सुन आर्यन स्माइल करने लगा। उसे मयूरी के अपने मुंह पर से हाथ हटाने की कोई जल्दी नहीं थी। वो आराम से मयूरी को देखे जा रहा था। तभी उसकी नज़र आहान पर गई। आहान ने जब मयूरी का हाथ आर्यन के मुंह पर देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया। ये देख मयूरी ने तुरंत अपना हाथ उठाया और आहान की बाहों में आ गई। वो डरते हुए उसे बोली, आहान प्लीज़ शांत हो जाइए। अगर आप गुस्से में आकर मुझे कार से बाहर फेंक देंगे तो आप अपनी फियांसे को हमेशा के लिए खो देंगे। फिर आपको मुझ जैसी प्रिंसेस कहीं नहीं मिलेगी। उसकी बात सुन आर्यन ने फिर से बीच में घुसते हुए कहा, रोशनी तुम मुझे भी हमेशा ऐसे ही शांत कराती थी। उसकी बात सुन आहान को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा।